दूसरे मेरे फ्रेंड भी बोल रहे हैं यार कौन सी कंट्री, लोग अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ये कौन सी जगह पे जा रहे हो? काम भी किया युगांडा में, कीनिया वगैरह में, राइट। जहाँ पे भी ट्रैवल करना तो कॉन्वॉयज में ही जाते हैं, यूएन की बुलेट प्रूफ गाड़ी एंड ऑल दोस, तो फायरिंग की आवाज़ आती रहती है। एक्चुअली हमने यूएस मिलिट्री के साथ भी काम किया। ग्रीन जोन में अटैक ग्रीन जोन में कैफ़े में वो अटैक हुआ था, और लोगों के साथ यार इतनी रिस्पेक्ट बीइंग इंडियन हमें मिली काबुल में। दे लाइक इंडियन सो मच एक्चुअली। आज भी मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इज अफगानी। डेनमार्क वाज दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है यार। इन टर्म्स ऑफ लिविंग आई वुड से कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। यहाँ पे लोगों ने 15-15 घर ले लिए। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। गुरमीत की स्टोरी है वो। उन्होंने पंजाब से स्टार्ट की अपनी जर्नी, जॉब फिर बहुत सारी सिटी इंडिया में करी, बट फिर वो आउटसाइड इंडिया बहुत सारी कंट्रीज में गए यूएन के थ्रू, और कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन भी ली, लाइफ लेसन्स भी बहुत सारे उनको मिले, बट इवेंचुअली वो कनाडा मूव हुए। सो पार्ट 1 इज ऑल अबाउट देयर जर्नी ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन थी, जहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स भी होते थे, एंड कनाडा आने के बाद उनकी जर्नी क्या है, कनाडा की अभी सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, हाउस बाइंग का क्या एक्सपीरियंस है, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्रिप्टो में करना चाहिए, ये सारी डिस्कशन भी हुई है। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। अनाउंसमेंट, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ दिवाली इवेंट इन जीटीए टोरंटो के आसपास। अगर आप हो 3 नवंबर को आप हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। लिंक नीचे दिया हुआ है, क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, इसको स्कैन करके आप टिकट बाय कर सकते हो। बट नाउ एंजॉय द कैंडिड कास्ट। सो आई हैव गुरमीत विद मी टुडे। बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, बट जैसे हम शुरू करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। सो आपका बर्थ कहाँ पे हुआ इंडिया में, एंड उसके बाद एजुकेशन का आप थोड़ा दे, सो दैट बैकग्राउंड पता चले ऑडियंस को। श्योर, थैंक यू। पहले तो नवाजिश, आपने बुलाया मुझे, खुशकिस्मत हूँ आपके साथ बैठे हैं। सो मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ लुधियाना के पास छोटा सा गांव है, नाम है आलीवाल। सो मेरी फार्मिंग फैमिली रही है, मेरे फादर फार्मिंग में थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे। सो ठीक ठाक बचपन रहा, कोई इतना भी औसम वाली बात नहीं है। सो स्कूल भी हमारा दूर था, बिकॉज हम गांव से भी ना थोड़ा बाहर रहते थे। सो जैसे फार्मिंग हाउस नहीं होते, तो एक घर होता है, फिर खेत होते हैं, फिर दूर जाके एक घर होता है। एग्जैक्टली। तो स्कूल हमारा था जो प्राइमरी स्कूल, वो गांव में था। तो हार्डशिप देखिए थोड़ा सा, मतलब वो वॉक करके जाना। सो मैं थोड़ा सा ओल्ड बंदा हूँ उस हिसाब से। ये मेरे बराबर ही हो, तेरे ओल्ड नहीं हो। तो कितना दूर, कितना पैदल चल के, मतलब 15 मिनट 20 मिनट? तकरीबन 2.5 किलोमीटर था। लेकिन छोटे छोटे पैरों के लिए वो प्राइमरी स्कूल में काफ़ी लगता था। अभी भी याद आता है यार, वो हार्डशिप उस टाइम पे ये होता था ना कि साइकिल मिल जाए बस, जी, है ना। एग्जैक्टली वो ड्रीम था भी, साइकिल मिल जाए, हम साइकिल पे जाएंगे, और बच्चे आते होंगे साइकिल पे, तो लगता था कि कितनी लग्जरी है। एग्जैक्टली। सो उसके बाद हाई स्कूल गए, वो फर्दर वो दूसरे गांव में था। तो वो 5-6 किलोमीटर साइकिल, वो भी हार्ड लगता था, खासकर गांव में धूप जो होती है एंड ऑल। सो बचपन मेरा ठीक ठाक रहा। सो ऑलवेज वांटेड टू गेट अवे। कैसे थे आप? बहुत ही एवरेज, लाइक बैक बेंचर से मिडिल काइंड ऑफ था। सो एक वैसे भी मैं क्लास में थोड़ा छोटा था। सो मुझे लगता था पता नहीं, क्योंकि मुझे जल्दी इनरोल करा दिया था घर वालों ने, तो एज के हिसाब से। तो लेकिन मुझे लगता था भी शायद मैं ऑन पार नहीं हूँ, फिजिकली भी मैं सबसे आगे खड़ा होता था प्रेयर में। सो बहुत ही नर्वस काइंड ऑफ एंड इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ बच्चा था मैं। ऐसा कोई नहीं भी बहुत शरारतें करते थे या एक्साइटेड। सो पता नहीं, ऐसे करते करते निकल के आगे। फिर लुधियाना में मैंने स्टडी स्टार्ट की अपनी बैचलर। तो चंडीगढ़ में जाके फिनिश की, साथ में जॉब करना शुरू कर दिया। क्या किया था आपने बैचलर? मैंने आईटी में था, मैंने बीएससी आईटी की बैचलर्स में। तो फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेशन जो होती हैं, मैं बिकॉज नेटवर्किंग वाली साइड चला गया था। सिस्को की सर्टिफिकेशंस वगैरह, सीसीआई वगैरह फिर बाद में मैंने किया। भारतीय एयरटेल में मैं जॉब करने स्टार्ट किया चंडीगढ़ में। सो उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था। दिल्ली में थोड़ा टाइम काम किया। फिर 2005 में मैंने फर्स्ट जो मेरी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जैसे पैराडाइम शिफ्ट जैसे बोलते हैं, वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यूएन में जाने की, यूनाइटेड नेशंस। वहाँ पे पीस कीपिंग ऑपरेशंस बोलते हैं, डीपीक्यू, डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस। तो ये दिल्ली में था? नहीं, वो सर्बिया में मेरी पोस्टिंग हुई। तो वो भी मुझे एक्चुअली ना पता नहीं, ज़िंदगी में कुछ आगे करने का अंदर से होता है ना, भी कुछ और करना है, कुछ और करना है। जैसे पहले लुधियाने में गए, वो गांव से बड़ी वो सिटी में जाना मेरे लिए बड़ी बात थी। वहाँ से फिर थोड़ा टाइम बाद बोर हो गए, यार कुछ और आगे करें। फिर चंडीगढ़, स्टेप बाय स्टेप। फिर दिल्ली से फिर बाकी मेरे बैचमेट सब सेटल हो गए अच्छी कंपनीज में। मेरा भी काम अच्छा था वहाँ पे। दिल्ली में आप कौन सी कंपनी में थे? दिल्ली में एक ना कॉल सेंटर था। सो अमेरिकन कॉल सेंटर था, वहाँ पे मैंने जॉब किया टेक्निकल सपोर्ट की। सो उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ थोड़ी देर चला गया, भारतीय एयरटेल में ज्वाइन कर लिया। तो बिकॉज आई वांटेड टू बी लाइक कोर टेक्नीशियन एंड ऑल।
फिर उसके बाद मैं अप्लाई कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा देख रहा था, तो लेकिन मेरे पास फंड नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो घर से इतनी सपोर्ट नहीं थी। फिर यूएन में एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो कहाँ तो सीधा आपने जॉब अप्लाई करी? हाँ, मैंने जॉब अप्लाई की। वहाँ पे एक इंडियन कंपनी थी, बॉम्बे बेस्ड कंपनी, जो मैन पावर सप्लाई करती थी, काइंड ऑफ आईटी रिसोर्सेज यूएन को। तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस मुझे छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली, तो आई लैंडेड इन सर्बिया, अच्छा प्लेस कॉल्ड कोसोवो। अच्छा। तो वहाँ पे एक डिस्प्यूटेड एरिया था बेसिकली सर्बिया में। तो वहाँ पे एक ये डीपी को ऑपरेशन चलता था यूएन के, क्योंकि वहाँ पे वॉर हुई थी। आपको अगर 99 की वॉर आपको पता हो तो काफ़ी बड़ी वहाँ पे ना सर्बियन एक रूलर था, प्रेसिडेंट मिलेंकोविच करके। तो उन्होंने एक, जैसे हम कश्मीर नहीं बोलते, एक ऐसा डिस्प्यूटेड वो डिफरेंट मुस्लिम कम्युनिटी थी, अल्बेनियन काइंड ऑफ कम्युनिटी, वहाँ पे उनको सप्रेस किया जा रहा था। फिर उसके बाद यूएस ने इंटरवीन किया, वहाँ पे फाइट हुई, राइट। वॉर के बाद फिर यूएन आता है, राइट, यहाँ पे रीइस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, पीस कीपिंग ऑपरेशन कराने के लिए या पीस बिल्डिंग के लिए आता है। सो उसमें वो नया मिशन वहाँ पे बन रहा था, तो वहाँ पे मेरी रिक्रूटमेंट हुई। तो ये 2 क्वेश्चन, ये आपको जो अभी आपने बताया, ये सब पता था आपको जब आपने अप्लाई किया? आपको पता नहीं पता? मुझे तो था अभी पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, सीधी सी बात मैं है। जा रहा हूँ बाहर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 20-25 हज़ार की सैलरी थी तब 2004-5 में मेरी। तो यहाँ पे पता था अभी $3,000 मिल रहा है, तो फ़र्क बहुत है जब आप इंडियन में कन्वर्ट और करते थे ना। यही एक रीज़न होगा कि वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता होगा जिसको पता होगा। या दूसरे मेरे फ्रेंड भी बोल रहे हैं, यार कौन सी कंट्री, लोग अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ये कौन सी जगह पे जा रहे हो? आई थिंक आई डोंट नो, मुझे बस पैसे मिल रहे हैं। एंड आई वांटेड टू, यार वो अंदर था अभी कुछ करना है, बिकॉज वो ऐसी फैमिली से आए थे और मेरे क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे। मैंने कहा चल जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे जैसे ग्रैब करनी है। लेकिन वो मेरे लिए एक्चुअली बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था मेरी लाइफ का। यूएन में गए, वहाँ पे इतनी बड़ी डाइवर्सिटी मैंने देखी। लोग, कोई अफ्रीका से आ रहा है, कोई कोरिया से आ रहा है, राइट। सो आपको कई कंट्री से ऐसे लोग मिले, मैंने कंट्री का नाम ही नहीं सुना था, बिकॉज आई वॉज लाइक 24 ईयर ओल्ड उस टाइम, और इतना इंटरनेट का भी तब इतना वो नहीं होता था, राइट। सो वो वहाँ से मुझे एक नई पिक्चर शुरू हुई भी, दुनिया में ऐसी भी दुनिया है, यहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं, लर्निंग बहुत हुई। तो क्योंकि आप इंडिया में भी एमएनसी में नहीं थे किसी में? मैं, हाँ, एक काइंड ऑफ इंडियन वो थी कंपनी, नेशनल कंपनी है अपनी, भारतीय। कल्चर एक शिफ्ट हुआ जी। हालांकि मैंने यूएस बेस्ड जो कॉल सेंटर था, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर मिला, थोड़ा बहुत इंग्लिश, क्योंकि हम गांव से आए थे, इंग्लिश बहुत वीक थी, तो फेक एक्सेंट कर करके थोड़ा सा ना वो हो गया था कॉन्फिडेंस। दिल्ली में बोलते थे। तो वो कॉल सेंटर में जो कुछ महीने मैंने लगाए थे, उसने मुझे हेल्प किया इंटरव्यू क्लियर करने के लिए यूएन का, क्योंकि मैंने एक्सेंट फेक करके वो क्लियर कर लिया, राइट। उनको लगा भी बंदे को वो भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं गया, दिल्ली वाला भी काम आया। एक्चुअली वो बहुत ही अदरवाइज क्या होता है ना, टेक्निकली बहुत लोगों को नॉलेज होती है, हाँ, टेक्निकली वी वर गुड, तो लेकिन एक्सप्लेन करनी नहीं चीज़ें आती। सो अगर 2-4 आप ऐसे बड़े बड़े वर्ड बोलते हैं इंग्लिश के, तो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है, तो वो मेरा सिलेक्शन हो गया था लकीली। वहाँ से फिर मैंने 5 साल तकरीबन सर्बिया मैंने लगाए वहाँ पे। कैसा रहा वहाँ पे? और वहाँ पे सेम डोमेन था आपका? मेरा आईटी का था। अच्छा। आईटी हम डेटा सेंटर टेक्नोलॉजीज के ऊपर देखते थे, क्योंकि यूएन का एक अपना सेटअप होता है, राइट। सो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए वो शेयर नहीं करते, एक मिलिट्री का सेटअप होता है, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, सो पॉइंट टू पॉइंट या रडार सिस्टम का। सो वहाँ से आप काफ़ी चीज़ें लर्न करने को मिली, उनका एक अलग ही सिस्टम होता है, टेक्नोलॉजी भी मे बी। सो क्योंकि वो शेयर नहीं होता है, मतलब इंटरनेट के थ्रू नहीं होता, अपने पर्सनल VPNs होते हैं या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं। तो टेक्निकल चीज़ें भी काफ़ी लर्न करने को मिली, और एक्सपीरियंस एज ए पर्सन आपको बहुत सारे लोगों को नेशनलिटी के साथ आपने काम किया, तो हर बंदे का, क्योंकि अरब डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, राइट, अफ्रीका वाले डिफरेंट होते हैं, चाइनीज़ ये डिफरेंट होते हैं, और गोरों के तो साथ क्योंकि पता चला ये आपको, राइट। सो वो उसके बाद फिर मुझे एक होता ना स्टैग्नेंसी आती है, 4-5 साल लगाने को। किया वहाँ अपने, तो ओवरऑल बहुत अच्छा आप करा वहीं, एक ही सर्बिया में ही 5 साल। हाँ, सर्बिया में मैंने 5 साल, क्योंकि वहाँ पे भी फिर ट्रैवल करने का यूएन के साथ ही रहता था। तो फिर कहाँ आपने ट्रैवल? एक तो पर्सनली मैंने वहाँ पे पूरा यूरोप एक्सप्लोर कर लिया 5 साल में, क्योंकि तब फैमिली नहीं थी। मैंने तकरीबन सारी यूके या पेरिस और जर्मनी ये सारा देख लिया, और ईस्टर्न यूरोप में भी तो हम थे, ग्रीस हम जाते थे ड्राइव करके, तो मैसेडोनिया करके कंट्री है वहाँ पे, तो बहुत अच्छी ड्राइव होती थी वहाँ पे। और अपना
यहाँ पे मॉन्टीनीग्रो यहाँ सब पास में, ब्यूटीफुल। ईस्टर्न यूरोप एक्चुअली बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही सीरीन। तो आपके लिए वो ड्राइव था, लॉन्ग ड्राइव करके चले जाओ। हाँ, वीकेंड पे होते थे, यूएन की गाड़ियाँ होती थी हमारे पास, राइट। तो इवन और तेल भी, गैस भी यूएन की होती थी, तो वी वर अलाउड टू गो। वो अच्छा था हमारा 5 साल, काफ़ी तो चीज़ें फिर देखने इतना को मिली। अच्छा, मतलब आपने जॉब फिर मन बना लिया कि छोड़ना है। बस वही अभी होता ना भी, स्टेगनेंसी आ गई भी, कुछ बढ़ नहीं रहा। और आगे एक हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल में वो फंसे हुए थे, क्योंकि कंपनी के थ्रू हम डायरेक्टली यूएन के एम्प्लॉय नहीं बनते थे। तो फिर मैंने अप्लाई कर रहा था, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काबुल में, अफगानिस्तान में। सो आई जस्ट टुक इट, सब बिना जगह सोचे। डिस्प्यूटेड में जा रहे हो आप। सर्बिया फिर अफगानिस्तान, फिर वहाँ पे क्या जॉब थी? वो एक्चुअली एक एनजीओ के साथ काम था मेरा। सो वहाँ पे भी नेटवर्क सेटअप करना था नया हमने। सो वहाँ पे कुछ महीने मैंने लगाए, तो फिर वहाँ पे भी यूएन में भी मुझे ऑफर आई। तो फिर मैंने सम रीज़न, मेरी तब शादी हो चुकी थी। अच्छा, तो जब आप अफगानिस्तान गए? जब अफगानिस्तान गए थे, माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट, आवर फर्स्ट। फैमिली के साथ थे? नहीं, वो नॉन फैमिली ड्यूटी स्टेशन था। अच्छा। माई फैमिली वॉज दैट टाइम इन कोसोवो। तो फिर वो इंडिया चले गए, मेरी बेटी हुई। तो देन वहाँ से मुझे फिर फर्दर अपॉर्चुनिटी मिली यूएन में, अच्छी पोजीशन मिली मुझे सूडान, साउथ सूडान। अच्छा, वो अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, डायरेक्ट? नहीं, अभी यूएन एम्प्लॉयमेंट थी। ओके, राइट। सो फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे कुछ टाइम लगाया, क्योंकि फिर फैमिली को मिस करते हैं। फिर मैंने सोचा यार अब हो गया यूएन, क्योंकि मुझे चाहिए था अच्छा ड्यूटी स्टेशन, बिकॉज पहले हम यूरोप में रह चुके थे, राइट। यूरोप से फिर आप अफगानिस्तान, फिर अफ्रीका भी मैंने कई जगह पे वहाँ पे घूमा, मैं काम भी किया, युगांडा में, कीनिया वगैरह में, राइट। तो क्या डिफरेंस लगा आपको? पहले आप सर्बिया गए, फिर अफगानिस्तान, फिर अफ्रीका। बेस्ट आपको सर्बिया ही लगा? ऑफ कोर्स सर्बिया इज़ लाइक, फिर भी क्वाइट डिसेंट कंट्री है। आपको गोरे लोग मिलते हैं, राइट, और यूरोपियन फील आता है, और चीपर भी है दूसरी यूरोपियन कंट्री के हिसाब से, पीसफुल भी है, कोई क्राइम वगैरह इतना नहीं है। लेकिन जब आप अफगानिस्तान जाते हो तो सिक्योरिटी का रिस्क है। यू कांट गो अलोन आउटसाइड ऑफ योर कैंपस, आप राइट। सिक्योरिटी में रहते थे हमेशा? सो फिर जहाँ पे भी ट्रैवल करना तो कॉन्वेज में ही जाते हैं, यूएन की बुलेट प्रूफ गाड़ी एंड ऑल दोस। तो फायरिंग की आवाज़ आती रहती है, राइट। तो ये ऐसे नॉर्मल था? तो यहाँ बिल्कुल। अच्छा। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। आई वॉज लाइक देयर इन 2011। अच्छा, 2011 में। मतलब डर नहीं लग रहा था उस टाइम पे? फिर आपको जब आवाज़ें आ रही हैं ऐसे, फर्स्ट टाइम आपको लगा कि गोलियों की आवाज़ें आ रही है, फिर लोग स्टोरियाँ भी बताते होंगे? यार वो एक्चुअली डर क्या, आई ऑलमोस्ट वेंट टू डिप्रेशन। मेरा रूममेट था, कोलीग था एक्चुअली, हम एक रूम भी शेयर करते थे वहाँ पे। एक्चुअली ही लॉस्ट हिज लाइफ, ही वाज फ्रॉम यूके, सरदारों का लड़का था हमारे। सो वहाँ पे एक कैफ़े था, वहाँ पे अटैक हुआ था, 42 यूएन पर्सनल वाज डेड इन दैट कैफ़े। सो ऐसे एक और इंसिडेंट था, मेरा कोलीग था, मेरा आईटी वाला कोलीग था, फिलिपिनी। तो वहाँ पे वो जा रहे थे, आई सपोज टू बी विद देम एक्चुअली, बट मेरी जगह पे वो चला गया, और फाइनल में रोस्टन का उसका नाम आया। सो वहाँ पे इतनी बड़ा ब्लास्ट हुआ, वो गाड़ी की, यूएन की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, इतने पीसेस हो गए उसके। मतलब 5 बंदे थे उसमें, एक लोकल ड्राइवर, एक सिक्योरिटी वाला, एक टर्किश था, 2 लोकल अफगानी थे, एक ये कैथलिक था, एक इंडियन और था बंदा अपना, साउथ इंडियन। सो एक हिंदू, एक क्रिश्चियन, 3 मुस्लिम, राइट। सो यू कांट फाइंड आउट किसका बॉडी का कौन सा पीस है, राइट। बुलेट प्रूफ गाड़ी में? बुलेट प्रूफ गाड़ी में इतना बड़ा, मतलब वो था। सो दैट वाज शॉकिंग। तो जब जब किसी के साथ आप जानते हैं, तो आई ऑलमोस्ट वेंट टू डिप्रेशन दैट टाइम। दैट्स व्हाई आई लेफ्ट अफगानिस्तान, बिकॉज मैं, क्योंकि डिफिकल्ट है हमारी वाइफ और हमारी फैमिली ने वो कहता भी यार आप आ जाओ। तो हालांकि पे चेक बहुत ज़बरदस्त होता है, यू वर्क इन हार्डशिप, रिस्क है ना, रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे। तो उस टाइम यूएस कुछ इंटरवीन नहीं कर रहा था? यूएस था वहाँ पे, यूएस की बड़ी मिलिट्री थी एक्चुअली, हमने यूएस मिलिट्री के साथ भी काम किया। तो एक्चुअली दे आर द प्रोटेक्टिंग द यूएन, राइट। वहाँ पे डिफरेंट लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है, 5-6 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है, जिसमें लोकल पुलिस होती है, फिर यूएन की अपनी सिक्योरिटी होती है, यूएन की पुलिस होती है, फिर आपके एसपीयूज होते हैं, जिसमें अमेरिकन मिलिट्री वाले हो सकते हैं या इंडियन मिलिट्री वाले भी हो सकते हैं। सो सिक्योरिटी तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से रिमोटली कोई स्नाइपर मार जाता है, कभी कुछ कहीं ना कहीं अटैक हो जाता है जब बाहर जाते हैं आप। रिस्क तो है वहाँ पे। तो हालांकि परसेंटेज कम है, फिर भी 1-2% रिस्क तो रहता ही है। ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि
कैफे में अटैक हो गया, कॉन्वॉय पे अटैक हो गया। और ग्रीन जोन एक एरिया बनाया होता है उन्होंने, बहुत सिक्योर यहाँ पे मतलब एंट्री नहीं होने देते। वहाँ पे वो कैफ़े था, फ्लावर कैफ़े करके, आप भी सर्च मारेंगे। ग्रीन जोन में अटैक ग्रीन जोन में कैफ़े में वो अटैक हुआ था, क्योंकि यार वो जो तालिबानी माइंडसेट है ना, दे आर बिग फाइटर, दे डोंट केयर। वो आप बम बांध के आते हैं, राइट, सुसाइड, उनको मरने के लिए आना है। सो जब किसी को अपनी ज़िंदगी का परवाह नहीं है तो इट्स डिफ़िकल्ट टू उनको स्केयर करने का, तो आप कर ही नहीं सकते, राइट। उन्होंने आगे फटना ही है अपने ऊपर। सो वो एक्चुअली एक्सपीरियंस था देन। और ये सर्बिया से इतनी ब्यूटीफुल कंट्री से जब लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो आप, उससे सीधा यहाँ पे। एग्जैक्टली। सो वो थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली भी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, यू नो, बट वहाँ पे भी एक अपनी ब्यूटी थी, चार्म था काबुल का। ब्यूटीफुल तो है, मैंने सुना है कि अफगानिस्तान भी बहुत ब्यूटीफुल है। और लोगों के साथ यार इतनी रिस्पेक्ट बीइंग इंडियन हमें मिली काबुल में। दे लाइक इंडियन सो मच एक्चुअली। सो मुझे नहीं ये बात पता थी, क्योंकि अपनी मूवीज़ वगैरह देखते हैं, और उनका फूड भी काबुली पुलाव, और अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो कल्चरली भी आई थिंक बहुत सारे सिख भी रहते हैं वहाँ पे। हाँ, सिख कम्युनिटी भी है वहाँ पे। सो लेकिन वो अब आप कोई पश्तो बोलते हैं, मोस्टली पश्तो बोलते हैं या दरी बोलते हैं, जो उनकी लोकल लैंग्वेज है। तो वो एक जो रिस्पेक्ट मिली ना, यू फील लाइक काइंड ऑफ फॉरेनर। जो सर्बिया में भी नहीं मिली। सर्बिया में तो इतना नहीं है, लोकल कम्युनिटी दे डोंट लाइक, दे लुक एज लाइक इंडियन, राइट। सो इतना वो नहीं है। बट अफगानिस्तान में सबसे डीपेस्ट और दिल से वो रिगार्ड करते हैं। आज भी मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इज़ अफगानी। सो ये कई बार आपको पता ही नहीं चलता जब तक आप उस प्लेस पे नहीं हो। और मुझे ये भी पता चला भाई, इंडियन गवर्नमेंट के भी वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और इंडियन गवर्नमेंट एज इंडियन वी आर ऑल्सो इन्वेस्टेड अ लॉट इन काबुल। सो काफ़ी सारी चीज़ें आप जब उस जगह पे होते हैं तभी पता चलती हैं, राइट। तभी कहते हैं ना कि सीखना है तो ट्रैवल करो। जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करोगे, मे बी अकेले करो, इतना कुछ सीखने को मिलता है। अकेले ट्रैवल करो, मे बी शुरू में बहुत डिफिकल्टीज आएंगी जी, लेकिन देखो जैसे आप गांव से निकल के फिर शहर से सर्बिया और अफगानिस्तान गए, डिफिकल्टी तो आई बट आपने कितना कुछ सीखा, है ना। बिल्कुल। लाइफ के बारे में कितना कुछ पता चलता है कि शुरू में आपको लगता था पैसे कमाने पैसे कमाने, जी अफगानिस्तान में जाके आपको लगा यार पैसे की वैल्यू नहीं है, जान की वैल्यू है, फैमिली सब कुछ है ना। जी। उसके बाद इवन मैं अच्छी पोजीशन लेके सूडान में गया। सूडान में दूसरी तरह की प्रॉब्लम थी। वहाँ पे सिक्योरिटी का तो मसला था, पर इतना नहीं था भी जैसे बम गोलियाँ चल रही हैं एंड ऑल। बट आपको ऐसे थेफ्ट होती है, आप और बाहर निकले हैं तो आपको रोक लेते हैं, राइट, लूट लेते हैं, काले होते हैं, बिकॉज पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, क्राइम ज़्यादा है वहाँ पे। मतलब या वहाँ पे आपकी यूएन की भी अकोमोडेशन है, वहाँ पे आप कंटेनर्स में रहते हैं, ना बिजली है ना पानी है। कई बार तो ऐसा होता है भी पानी जो होता था वो रिवर से लेके आते थे, टैंक से, वो आपके टैंकी में आते थे। जब आप खोलते थे टूटी तो पानी में मिट्टी आ रही है साथ में, राइट। सो आप उसको, और ये यूएन का हाल है। हाँ, यूएन का सेटअप जो है ही नहीं वहाँ पे वाटर, आप मतलब ना इलेक्ट्रिसिटी है, जनरेटर चल रहे हैं 24/7, ना रोड है। सो वो वहाँ से जब मैं इंडिया जाता था मुझे लगता है यार दिस इज़ हेवन, ये मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, राइट। हम कोसते रहते हैं यहाँ पे आके भी, इंडिया में ये फैसिलिटी नहीं है, ये मैं 10-12 साल पहले की बात कर रहे हैं, अब तो बहुत फिर भी इम्प्रूव हो गया। लेकिन तब भी हमें लगता था यार इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, क्योंकि आपने उससे बुरा कुछ देखा नहीं होता ना। सो वो सबसे वर्स्ट था। मतलब मैंने भी वैसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि आप कह रहे हो पानी नहीं है, बिजली नहीं है। सो बेसिक नीड्स जब आपको, तब आपको एहसास होता है भी यार ये कितना ज़रूरी है, राइट। उसके बाद मॉस्किटोज़ और बीमारियां वहाँ पे इतनी ज़्यादा है। मुझे वहाँ पे मलेरिया हो गया था, और मलेरिया क्योंकि वहाँ पे एक मेरा फ्रेंड था, हमारे कुलीग ही थे, इंडिया से था, उसको मलेरिया हो गया था। ही वेंट टू इंडिया, वो 15-20 दिन बाद स्ट्रगल करने के बाद मुझे भी इंडिया भेज, मेरे घर जाना है। नहीं, इलाज था वहाँ पे तो, लेकिन वो ना डर जाता है जब थोड़ा टाइम लगता है उसको क्योर होने का, और हमारी बॉडी उतना यूज टू नहीं है उसमें। सो देन ही डाइड ओवर देयर। तो जो इंडिया में एंड देन वो इंश्योरेंस थी, वो आप ड्यूटी स्टेशन पे कवर करती है, राइट। जो लाइफ इंश्योरेंस होती है वहाँ पे नहीं कवर करती। फिर हमने फंड इकट्ठा किया, फिर मैंने ये तो सोच लिया था यार इधर ही होना है जो भी होना है। सो एंड आई ऑल्सो जब आप होते ना, यू कांट स्टैंड इवन वॉकिंग विद द डोर, इतना वीकनेस आ जाती है। तो आपको मलेरिया हो गया मुझे, 8-10 दिन में उठ ही नहीं पाया बेड से। तो तब मैंने अकाउंट घर वालों को बोला ये मेरा अकाउंट है, ये सब यू स्केर्ड, लाइक पता नहीं अब बचेंगे नहीं, राइट। जा सकते नहीं इंडिया, यहीं पे इलाज करवाना है। या सो वो रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जो वहाँ जिस टाइप का मलेरिया है ना,
वो इतनी मोटी मोटी टैबलेट्स देते थे जैसे हम एनिमल्स को देते हैं, राइट। सो बड़े बड़े इंजेक्शन लगा के, लेकिन हो गया था 15 दिन बाद क्योर हो गया था। सो कई चीज़ें होती है भी ऐसा नहीं भी इंडियन मेडिकल सिस्टम सही नहीं है, लेकिन उस तरह का जो चाहिए होती है मेडिसिन या उतने की हार्ड पावर की, वो शायद नहीं अवेलेबल होती। जैसे जो यहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो यहाँ की दवाइयाँ सूट करती हैं, इंडिया का जो होता है इंडिया की है, या एग्जैक्टली, वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज होते हैं, यूज्ड टू हो जाती है बॉडी। सो वहाँ पे ये ऐसी स्ट्रगल काफ़ी थी सूडान में स्पेसिफिकली। सो देन फ्यू मंथ, सो मैं लेस देन 1 ईयर ही मैंने काम किया वहाँ पे। देन आई रिजाइंड फ्रॉम द यूएन। मैंने सोचा यार कहीं और करते हैं, मुझे दुबई से कुछ ऑफर आई थी, तो मैंने चलो मैं दुबई चलते हैं, फैमिली के साथ तो रहेंगे। साथ में मैं यूएस में H1 वीज़ा का भी मेरा बात चल रही थी। सो देन आई वेंट होम। उसके बाद चलो मेरा आई लॉस्ट माई फादर इन बिटवीन, सो वो थोड़ा फैमिली ट्रेजेडी होगी। देन आई टू स्टे विद द फैमिली, जो होते हैं आपके इश्यूज, राइट। देन स्टार्टेड लुकिंग फॉर यूएस। तो यूएस का तो नहीं हुआ, साथ में मुझे यूएन की ही ऑफ़र आ गई। मेरा जो ऑफिस था डेनमार्क का, वहाँ से मुझे ऑफ़र आ गई। तो फिर डेनमार्क वाज नाइस कंट्री। फाइनली अच्छी कंट्री में मिली आपको। तो ये भी था, अगर मैं रिज़ाइन नहीं करता तो आपको मोबिलिटी से पहले वो ले नहीं सकते, तो यू कांट अप्लाई। वंस यू रिजाइंड देन यू आर फ्री टू अप्लाई समवेयर एल्स, राइट। सो जहाँ पे भी जॉब आ रही थी, मैंने यूएस में भी अप्लाई किया, यूरोप में, यहाँ पे भी जिनीवा वगैरह में। तो मुझे वहाँ से ऑफर आई, तो हालांकि वो लेवल मेरा नीचे हो गया था। मैं चलो यार एक पीसफुल कंट्री तो है। सो दैट वाज बेस्ट डिसीजन। आपको मतलब ये लर्निंग है जी कि पहले आप कह रहे थे $3,000 मिल रहे हैं 25,000 से मैं जाऊंगा, अब पैसे भी कम मिल रहे हैं, अच्छी कंट्री चाहिए, सुकून की जिंदगी चाहिए। Exactly. तो ये धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है, क्योंकि वो 20s में यू लुक फॉर वन थिंग, राइट। खासकर हमारे कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी, मेरे फादर साहब ने कुछ हमसे ऐसे डिसीजन हो गए थे, वी लॉस्ट एवरीथिंग, राइट। जो प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग, वी वेंट बिलो जीरो, डेट था एंड ऑल। सो जब आप वो चीज़ माइंड में होती है, कवर करने की कोशिश करते हो, यार मैं इधर से भी कर लूँ, उधर से भी कर लूँ, देन यू समटाइम्स वो फोकस होता है पैसे कमाने। एग्जैक्टली। सो फिर मैं डेनमार्क का कैसा रहा? डेनमार्क वाज दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है यार। सो आज भी हम बात करते रहते हैं चैनल में, जब भी होता है। इट्स अ स्कैंडिनेवियन वो कंट्री, आपको स्कैंडिनेवियन का एक अलग ही लाइफ स्टाइल है। सो सेंट्रल यूरोप इज़ गुड, बट स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक जो कंट्रीज़ है, इनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है, तब की मैं बात कर रहा हूँ 2012 की। सो तब भी हम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करते थे, राइट, वीक में। सो 9 to 3, 3:30 लोग घर चले जाते हैं। सो उसके बाद बीच में बैठे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये वो कल्चरल शिफ्ट बहुत बड़ी थी। तो वहाँ पे हमारा तो पूरा मन था भी इधर ही रहना है, लेकिन बीइंग डिप्लोमेट आपका वो लोकल स्टेटस कन्वर्ट नहीं होता। सो जितना टाइम आप कंट्री में रहते हैं, आप वो काउंट नहीं होता, यू कांट अप्लाई लाइक अ नॉर्मल सिटीजन। सो फिर वो इशू था, इसलिए फिर अब फाइनली बच्चों के हिसाब से हमने कनाडा के लिए यहाँ पे फैमिली के साथ थे आप? डेनमार्क में ऑफ कोर्स। तो दैट वाज द रीज़न एक्चुअली। सो यूएन में 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉन ड्यूटी फैमिली स्टेशन, एक ड्यूटी फैमिली स्टेशन। तो जहाँ पे फैमिली रख सकते हैं, जहाँ पे फैमिली ड्यूटी स्टेशन एंड नॉन फैमिली ड्यूटी स्टेशन, राइट। जैसे न्यूयॉर्क हो गया, यूरोप में कहीं भी, जिनीवा हो गया, जहाँ इटली हो गया, जहाँ स्पेन हो गया, यहाँ पे यूएन के ऑफिस हैं, या जहाँ WHO के ऑफिस हैं, वहाँ पे आप फैमिली रख सकते हैं। इवन इंडिया भी इज़ ऑल्सो फैमिली ड्यूटी स्टेशन, जहाँ नैरोबी हो गया, कुछ अच्छी जगह है, मिडल ईस्ट में भी है। लेकिन मोस्टली जैसे इराक है, अफगानिस्तान है, अफ्रीका, दीज आर नॉन फैमिली ड्यूटी स्टेशन, दिस इज कॉल्ड हार्डशिप। तो वहाँ पे आपको पैसे तो ज़रूर मिलते हैं, डबल से भी ज़्यादा मिल जाते हैं कई बार, क्योंकि हार्डशिप अलाउंसेस वगैरह डिफरेंट मिलते हैं, लेकिन देन यू कांट ब्रिंग द फैमिली। लेकिन उसमें फिर आपको दूसरे बेनिफिट्स हो जाते हैं, जैसे RNR करते हैं, एवरी 4 वीक्स 6 वीक आपको छुट्टी मिल जाती है फैमिली को देखने के लिए। सो इट्स प्रो एंड कॉन्स, राइट। तो कितना टाइम रुके आप फिर डेनमार्क? डेनमार्क ऑलमोस्ट 9 years आई वर्क देयर। में लास्ट ईयर 2020 सबसे लंबा टेन्योर यही था जी, क्योंकि बढ़िया था सब कुछ फैमिली के साथ, तो ठीक है। तो अभी क्या होता है, यूएन में भी काइंड ऑफ बहुत सारी पोजीशन होती है। जब आप इसमें भी 2 तरह की कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो लोकल पोजीशंस, तो लोकल पोजीशंस ऑलमोस्ट फॉर एवर, राइट। पर जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें आपको इनकम ज़्यादा होती है, लेकिन देयर इज़ मोबिलिटी एवरी 5 years एंड सो यू हैव टू मूव फ्रॉम वन ड्यूटी स्टेशन टू, जैसे फौजियों की तरह हो जाता है। सो वी वर लाइक फोर्स टू मूव। हमने फिर भी एक्सटेंड कर ली जितना कर सके। हाँ, 9 years कर लिया आपने। तो अब जहाँ तो चॉइस थी भी, आप कहीं और जाओ, अफ्रीका वगैरह या मिडल ईस्ट, राइट। या फिर आप फिर मैंने सोचा भी फैमिली के साथ इधर ही कुछ करते हैं। कनाडा में PR थी तो हमारे फिर पास। आपने कनाडा, ये रीज़न था कि कनाडा अप्लाई किया जी। तो कनाडा क्यों किया? और कोई कंट्री, ऑस्ट्रेलिया और भी कंट्रीज थी, न्यूजीलैंड वगैरह? हाँ, वो एक
था, लेकिन कनाडा में एक तो जब हमने रिसर्च किया यहाँ पे इजी मिल गया हमें, तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से होता है। ऑस्ट्रेलिया भी माइंड में था, लेकिन यहाँ पे यूएस में हम आते रहते, कनाडा में भी 1-2 बार पहले हमने राउंड मारा था, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं थोड़ा बहुत। सो दूसरा मेरी वाइफ का भी, शी इज़ स्टिल वर्क विद द यूएन as a diplomat. Now she is posted in South Africa. That time she was looking into work in Panama. So हमें था ये उसको पनामा मिल जाएगा, so कनाडा उस हिसाब से इजी हो जाएगा, लेकिन that didn't happen. हमने मूव कर लिया उसके बाद। now she is posted in Johannesburg. So अभी वो वहाँ पे जी, now she come and go. अच्छा, वो यहाँ आते रहते कनाडा और जोहानिसबर्ग जाते रहते हैं। Exactly. तो उल्टा ही हो गया, मतलब आप पहले थे वहाँ पे, अब वो दूसरी जगह। तो ये भी बड़ा एक फैमिली होता है ना, भी डिसीजन होता है भी अब किसने कंटिन्यू करना है। एंड शी वांटेड टू कंटिन्यू, उसने थोड़ा मेरे से लेट ज्वाइन किया, एंड शी इज़ काइंड ऑफ पीक ऑन हर करियर। सो 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है, बिकॉज शी हैज़ टू लीव द जॉब व्हेन आई वाज मूव्ड, राइट। सो कहते भी मुझे ही सेक्रीफाइस क्यों करना है, राइट, एवरी टाइम। तो मुझे लग रहा है कि आप मिले भी उनसे यूएन में ही हो। जी नहीं, एक्चुअली जानते थे पुराने कॉलेज से। देन शी वाज स्टडीइंग इन यूके, तो वहाँ पे हुई थी फिर हमारी शादी हुई। तो देन शी जॉइंड यूएन लेटर, बिकॉज मेरे साथ थे वो। तो बस वही है, अब मैडम को भी अपना वो करना था, तो थोड़ा आई बिकम अ हाउस हस्बैंड नाउ। हाउस वाइफ तो होती है, तो आई टेक केयर ऑफ द किड्स। सो ठीक है, अब नाउ चल रहा है अब थोड़ा बहुत। बट बहुत कुछ कर रहे हो आप यहाँ पे भी अब। बट आई एम श्योर कि यहाँ पे आपको चैलेंजेस उतने नहीं आए होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी कंट्रीज में और डिफिकल्ट कंट्रीज में रह के आए हो। तो कनाडा में आए कुछ चैलेंज नहीं है? नहीं, कनाडा वाज लाइक, क्योंकि आप जितना फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, इफ़ यू सीन अप एंड डाउन एवरीथिंग, आपने वर्स्ट भी देख लिया, बेस्ट भी देख लिया, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ दैट आई फील क्वाइट फ्लेक्सिबल। आज भी मुझे इतना नहीं होता भी, फिनेंशियली अप डाउन भी हो गया, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जितना अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जो भी आपकी लिविंग है, इन केस यू हैव टू डाउनग्रेड, पिंच तो होता थोड़ा बहुत, बट आई डोंट फील टू मच, राइट। ठीक है, ये बहुत मतलब मैच्योरिटी इससे ही आती है कि कितना आप कंट्रीज घूमे हो, कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में रुके हो। क्योंकि लेट्स से एक कोई बंदा है, लेट्स से मैं हूँ, मैंने बहुत पैम्पर्ड लाइफ गुजारी है दिल्ली में, और सीधा उठ के मैं कनाडा आ गया, किसी डिफिकल्ट कंट्री में चला गया, मैं सर्बिया चला गया, अफ्रीका चला गया, तो मेरे को कितना डिफिकल्ट लगेगा वो चीज़, राइट। बट जैसे आपने अच्छी कंट्री में भी रहा है, फिर अफगानिस्तान में भी देखा है, सब कुछ देख लिया आपने, कि बिजली पानी के बिना भी देख लिया, तो फिर अगर आप किसी भी कंट्री में चले जाओगे, आपको अच्छा ही लगेगा। आपको आप वो मैच्योरिटी आ जाती है, समझते हो कि हर कंट्री के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एब्सोल्युटली। और हियर वी शुड बी सेटिस्फाइड। इन टर्म्स ऑफ लिविंग आई वुड से कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग एजुकेटेड हैं, मोर देन 50% लोग जो बैचलर डिग्री वाले हैं, राइट। सो ओवरऑल कैनेडियंस आर गुड, यू नो, इन टर्म्स ऑफ योर बिहेवियर। सो आई डोंट सी मच कंप्लेन। कोई लोग करते हैं वेदर यहाँ पे ऐसा है या वैसा है। आई बीन थ्रू टफ कंडीशन। कहाँ पे, कौन सी कंट्री में? सर्बिया में तब जब थे हम, वहाँ पे बहुत ठंड होती है, ऐसे ही स्नो काफ़ी पड़ती है, और हिली एरिया, राइट। सो और हॉटेस्ट वेदर भी मैंने देखा है अफ्रीका में, यहाँ पे मॉस्कीटो एंड एवरीथिंग। सो आई वुड से इट्स ओके। सो मैंने बच्चों को भी, हमने उसी तरह से हम करते हैं। अभी भी अफ्रीका हम जाते हैं, जोहानिसबर्ग जाए इधर घूमने के लिए, देन दे नो द बोथ वर्ड। इंडिया भी जाते हैं तो हम गाँव में जाते हैं, सो उनको वर्ड्स भी दिखाते हैं। 5 स्टार तो रुकते हैं बच्चे, वो तो चलो दिखते हैं, राइट। सो थोड़ा सा ये तो बंदे को पता होना चाहिए भी। समटाइम वी फॉरगेट। कई बार हम ना, मैं देखते हैं भी, हम ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कनाडा में अब ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। व्हेन यू गो समवेयर एंड कम्स बैक, देन यू रियलाइज यार कितना सुकून है, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं। बट फिर भी मैं बोलूँगा थोड़ा सा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है कनाडा में, और चीज़ें बेटर हो सकती हैं जी। बात करते हैं, जैसे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं अभी, कंट्री और गवर्नमेंट फोकस कर रही है इनफ्लो में, कि बुलाते जाओ, बट उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी नहीं है। अगर हम बोलें हॉस्पिटल, रियल एस्टेट, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, व्हाटएवर। सो जैसे ब्रैम्पटन में एक हॉस्पिटल है, आज से 17 साल पहले भी एक ही हॉस्पिटल था जी, बट हर साल आ रहे हैं 1 मिलियन लोग जी। तो उसकी वजह से जो चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब ये एक्चुअल में है, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसके लिए। आई थिंक इट्स, यहाँ पे ना गवर्नमेंट का ये वेल थॉट प्लान नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होनी चाहिए, कनाडा में बहुत सारी लैंड है, लैंड का क्या करना अगर आप बिल्ड ही नहीं कर रहे,
सो आज की जो हाउस बिल्डिंग की रेशो है 1972 में भी सेम थी. सो आप 50 साल बाद भी उसी रेशो पे, और तब पॉपुलेशन आपकी 22 मिलियन थी, अब 40 मिलियन हो गई है, राइट. सो एटलीस्ट फ्रिक्वेंसी डबल होनी चाहिए थी. अगर आपने, अब उससे क्या प्रॉब्लम होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग प्राइस सबके बढ़ गए. जो घर हमने $5 लाख दे के लेना था, अब उसको मिलियन से ऊपर पैसा पे कर रहे हैं. हमारी मॉर्गेज बढ़ गई. मॉर्गेज बढ़ गई तो हम फिर भागे जा रहे हैं उसको पे करने के लिए, राइट. एज ए ओनर के लिए भी लाइफ डिफ़िकल्टी हो गई, राइट. एंड देन वी ट्राई टू उसका जो थोड़ा सा पे ऑफ करें भी, हमारे जो टेनेंट्स होते हैं उनसे लेने के लिए, उनकी लाइफ भी डिफ़िकल्ट होगी. नए बंदे के लिए और भी चैलेंज हो गया, उन्होंने रेंट भी पे करना है आके हायर लेवल पे, और उनका रेंट हाई है तो वो घर के लिए भी सेव नहीं कर पा रहे. या तो वो फ्रस्ट्रेशन सा भी इस लेवल पे चलेगी बात भी. लोग अभी रिवर्स माइग्रेशन की भी बात करने लगे भी, यार इज़ इट रियली वर्थ लिविंग इन दिस वन. जो कैनेडियन लोगों का ड्रीम होता था भी, कंट्री ऐसी है यहाँ पे सब कुछ बन जाता है, नेक्स्ट मतलब 5-10 साल में एक अच्छी लाइफ बना लेता था, अपना घर गाड़ी सब कुछ. आज की डेट में नए बंदे के लिए वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल की टाइप हो गया, अनलेस यू बिकम लाइक बहुत ही हायर कोई स्किलफुल पर्सन. मतलब हो तो जाएगा, लेकिन पहले जैसे मैं अपनी बात कर लूँ, जो हमारे लिए 5 साल पहले हमें डिफिकल्ट लगता था ना, अब मैं कंपेयर करता हूँ यार 5 साल पहले तो बहुत ईजी था हमारे लिए, क्योंकि जो अब लोग आएंगे उनके लिए और भी डिफिकल्ट हो चुका है. सो बेसिकली जो आगे जनरेशन आ रही है उनके लिए ईजी होना चाहिए, ये उल्टा हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है. द रीज़न इज़, जैसे आपने पहले बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं की आपने. जॉब्स अभी देखो, जॉब्स तो आपकी बनी नहीं है उतनी जितने लोग आ रहे हैं. सो अगर आप भरी आ रहे हैं लोगों को, उनके लिए आपके पास जॉब्स नहीं है, तो देन इट्स गोना बी कंपटीशन फॉर द फ्यूर जो जॉब्स, मोर पीपल आर कमिंग, राइट. सो उससे क्या होगा, पे रेट भी उतना नहीं बढ़ रहा है. when employer have more options, why he pay more wages, right. So और दूसरी जगह इन्फ्लेशन बढ़ी जा रही है. इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा पार्ट हाउसिंग का है. ये अनएक्सपेक्टेड हो गया जी. तो ये तो चलो चल ही रहा था एक सीन कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है और इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, डिमांड है बट उतनी सप्लाई नहीं हो रही है जॉब्स की. बट ये फिर यूक्रेन वॉर हो गया, कोविड हो गया, ये और उसको लाइक चिंगारी मिल गई आग को. बिल्कुल. यूक्रेन वॉर, चलो इंटरनेशनल इसके रीजंस हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सेल्फ क्रिएटेड हैं कनाडा की, जिसमें इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं. आप देखो अराउंड द वर्ल्ड, देखो एक भी कंट्री नहीं मिलेगी जहाँ पे इतनी ओपन पॉलिसीज़ है इमिग्रेशन की. चाहे ऑस्ट्रेलिया ने किसी टाइम किया था, लेकिन अभी टू गेट इनटू द ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट. इंग्लैंड ने पहले ही बंद कर दिया, जो बड़ी कंट्रीज़ में माइग्रेशन में आते हैं, राइट. यूरोप में लोग वैसे बड़े मुश्किल से जाते हैं क्योंकि लैंग्वेज के भी इश्यूज़ होते हैं. एंड अमेरिका ने, ट्रंप ने जो स्टार्ट किया था, तो H1 वीज़ा वगैरह बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया उसने, तो वो कंटिन्यूशन हो रही है, सेम पॉलिसी बाइडन की भी. सो रह गया कनाडा में भर के लोग आ रहे हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं, राइट. सो इट्स नॉट न प्रॉब्लम में लोग आ रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए उतनी जॉब्स भी तो होनी चाहिए. तो देखा जाए इंटरनेशनली कनाडा के पास है क्या, मतलब जॉब सर्विस इंडस्ट्री है, वो भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, जिसमें बैंकिंग हो गया, राइट. सो IT की जॉब्स होगी, इंश्योरेंस की जॉब्स हो गई. तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं ऑयल के, गैस के, यहाँ पे टैप इन कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो नहीं रही. वो क्यों, क्या रीज़न है? मतलब वो देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट तो है नहीं, इंडस्ट्री कोई नहीं है. सो एक ऑयल का जो है रिसोर्सेज, वो क्यों नहीं उतने अच्छे से यूटिलाइज हो रहा? उसमें भी पॉलिटिक्स है. उसमें द रीज़न इज़ द कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑल. सो इट्स अ इंटरनेशनल कंपटीशन मार्केट में आपको आना पड़ेगा अगर अपना ऑयल लेके आना है, गैस लेके आनी है. अभी मिडल ईस्ट जो $9 या $11 की एवरेज उनकी कॉस्ट है, यहाँ पे $28 है उसको ड्रिल करने की. द रीज़न इज़ इट्स अ सोशलिस्टिक थिंग. आपकी मिनिमम वेजेस हैं, ठीक है ना. तो वहाँ क्या, वो इंडिया से ले आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग आते हैं, तो $2 या लेबर सस्ती आवरली पड़ जाएगा उनको, राइट. यहाँ पे मिनिमम 15-16 है. सो वो कभी उनको मैच ही नहीं कर पा रहे हैं. दूसरा, यहाँ पे ऑयल का जो है थोड़ा सा हैवी ऑयल है, सल्फर है इसमें, राइट. सो उसकी रिफाइनिंग कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा है. तीसरा, यहाँ पे जोग्राफिकली इतनी मुश्किल है, यहाँ जिस स्टेट में ऑयल निकलता है, अल्बर्टा में, वहाँ से कनेक्टिविटी क्योंकि जोग्राफिकली इतना डिफिकल्ट है. टैंकर से अगर लेके आते तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, राइट. पाइपलाइनिंग ये कर नहीं पाए अभी तक. सो ये सारे इश्यूज हैं जिन पे इनको काम करना चाहिए. विंटर्स या हार्श वेदर है. सो रिसोर्सेज होते हुए भी उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. सो या तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर करें, हाइब्रिड करें भी,
जैसे रिफाइनरी की जॉब्स हैं, वहाँ पे वो बाहर से लेके आए, कंपनी अपने हिसाब से उनको पे करे, दैट डजंट कम अंडर फेडरल लॉ ऑफ जो लोएस्ट वेजेस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो फिर भी उनको लिए वैल्यू होगी। अगर इंडिया में कोई आम मजदूर जैसे 15,000 या 20,000 कमा रहा है मंथली, तो यहाँ पे उसको $1,000 भी मिलेगा तो स्टिल बेटर, एंड कंपनी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो इंडिया यहाँ पे कनाडा $3,000 एवरेज ऑन एवरेज पे कर रही, तो उनके लिए भी विन विन सिचुएशन होती है। ऐसा कुछ सोल्यूशन ढूंढे तो हो सकता है, सोचे तो कुछ हो सकता है। बिल्कुल। अदरवाइज ये अगर सोशल स्ट्रक्चर की ये प्रॉब्लम होती है, मिडिल ईस्ट के पास ये वो लिवे हैं, वो दे कैन यूज़ द लेबर अकॉर्डिंग टू अभी दुबई ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, द रीज़न इज चीपेस्ट लेबर हो बांग्लादेश से या अपनी कंट्री से लेते हैं। सब कहते हैं डार्क साइड ऑफ दुबई, वो भी है, बट ठीक है, वी कैन फाइंड अ बैलेंस। वैसा भी मत करो, कुछ ऐसा कर दो जिसमें विन विन हो। या थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं उनसे, बीइंग राइट ये डेवलप्ड कंट्री। सो बट फिर भी अगर दूसरी साइड से देखा जाए, जैसे कोई बहुत ही मजदूर जिसमें अगर इंडिया से, और ऐसा तो कोई नहीं भी ज़बरदस्ती कोई इंडिया से उठा के उनको ले जाता है, राइट। पीपल थिंक अबाउट भी यहाँ पे चलो $50,000 बन जाएगा, तो उस हिसाब से लोग दुबई जाते हैं। सो समथिंग सिमिलर आई थिंक दे कैन डू, बट मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ फोकस है। द रीज़न एक तो ये इनकी जो पॉलिसीज़ हैं मोस्टली कॉपीकेट पॉलिसीज़ हैं यूएस से, दूसरा इनके जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं खासकर नेफ्टा के यूएस के साथ, उनका बहुत ज़्यादा इसमें डिक्टेशन रहती है जहाँ तक मुझे उस पर अगर मैं बोलूँ तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं यूएस में, यहाँ भी बढ़ जाते हैं जी। अगर जो पॉलिसीज थी लॉकडाउन की यूएस की, सेम यहाँ पे कॉपी करते हैं, तो वो सही कह रहे हो, आपका कॉपी वाला है तो, बट इकॉनमी तो डिफरेंट है और इमिग्रेशन पॉलिसीज डिफरेंट है, तो यहाँ की जो पॉलिसीज हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, और इमिग्रेशन पॉलिसी इन्होंने डिफरेंट कर ली है, लेकिन और दूसरा ना ओपन अप उतना नहीं करते हैं। आप देखो बैंकिंग सेक्टर देख लो, टेलीकॉम में देख लो, दे डोंट लेट द इंटरनेशनल प्लेयर्स टू कम। जहाँ दूसरे नए प्लेयर के लिए आज की डेट में बैंकिंग लाइसेंस लेना या टेलीकॉम का लाइसेंस लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मोनोपोली है। मैंने अभी देखा था कोई वीडियो कि G7 में सेकंड हाईएस्ट पे करते हैं हम टेलीकॉम में कनाडा में जी, सेकंड हाईएस्ट। इतना कॉस्टली है यहाँ पे टेलीफोन। अभी थोड़ा सा बेटर हो गया लास्ट ईयर से, तो लेकिन पहले तो बहुत ही महंगा था लास्ट ईयर तक, तो ये डेटा वगैरह यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब इम्पॉसिबल है। आई वाज लाइक शॉक जब यहाँ पे मैंने आया ईयर, क्योंकि हम मानते हैं भी डेनमार्क, स्विट्जरलैंड वहाँ पे बहुत महंगी कंट्रीज़ में मानी जाती है यूरोप में, उससे भी महंगा था यहाँ पे डेटा। और हम तो इंडिया से कंपेयर करते थे, इंडिया में तो अनलिमिटेड डेटा मिल जाता था, कितना सस्ता, तो हम उससे कंपेयर करते थे कि इतना महंगा है यहाँ पे। सो ये सारे फैक्टर्स हरमीत जब अफेक्ट कर रहे हैं बंदे की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, राइट। सो ये आई थिंक कहीं ना कहीं तो ये रुकना चाहिए, चाहे तो इमिग्रेशन कम करें या फिर जॉब क्रिएशन के हिसाब से उनको और देखना चाहिए भी कहाँ पे हो सकती है। खासकर रियल इस्टेट की बात है, रियल इस्टेट अभी कौन सा ये रॉकेट साइंस है, अभी ये और क्रिएट नहीं कर सकते। बहुत सी सिंपल चीज़ है, लैंड इतनी बड़ी, दुनिया की सबसे ज़्यादा लैंड कनाडा के पास है। सो और सिर्फ आप परमिट दे दो, परमिट ही नहीं दे रहे, बस वो सारी ब्यूरोक्रेसी का इशू है। बट अभी वो एक और भी रीज़न है ना कि ग्रीन बेल्ट पे नहीं बनाते थे घर। एक स्टेप है नीचे यूएस के साथ वाली, बस यहाँ पे घर है और वैंकूवर के वहाँ पे है, तो वो टच नहीं करते थे ग्रीन बेल्ट को। बट अब अप्रूवल देना शुरू कर दिया है कि आप ग्रीन बेल्ट पे भी जा सकते हो, तो मे बी उससे बेनिफिट होगा, बट उसमें भी पॉलिटिक्स है। और मतलब बहुत लैंड है, इतना वो नहीं है, बहुत ग्रीन लैंड है। थोड़ा सा अगर जितने इमिग्रेंट बुलाएं एटलीस्ट उनके लिए तो घर बनाएं। बिल्कुल, और इमिग्रेंट्स में भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब घर बना सकते हैं या उनका एक्सपीरियंस है, आप उनको इजी करें। और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है, आप डेवलपर के थ्रू घर बनाना है, वाई बहुत सारी कंट्री में लोग खुद अपना घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, देन दे गेट इट अप्रूवल पास करवाओ, ठीक है, अभी उस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए या नहीं, राइट। और उनके भी फेजेस बाय फेज होते हैं। सो ये थोड़ा सा इनको ईजी करना चाहिए, अदरवाइज ये इन्फ्लेटेड है। इसमें क्या है ना, आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट के जो लॉबियस्ट लोग हैं जो उनको डोनेशन करते हैं या कैसे ना कैसे फ्रेंड हैं, तो वो मनी मेकिंग एक्चुअली चीज़ बन गई है। सबसे रिस्की बात यह है भी, ये कनाडा एक ऐसी कंट्री है G7 में सबसे बड़ा पार्ट GDP का रियल इस्टेट है, जो बहुत रिस्की गलत है, बहुत गलत है। 18% के आसपास इनका वेटेज है पूरी GDP में। सो नॉर्मली 4 से 5% होता है जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, तो बहुत रिस्की हो गया। आज की डेट से देखो आप 90s में आप
एक एवरेज बंदा जो मिनिमम वेजेस पे काम करके अपना घर अफोर्ड कर लेता था, डिटैच हाउस ले सकता था टोरंटो में। आज आपको CEO की सैलरी चाहिए एक एवरेज, जबकि उस टाइम पे इंटरेस्ट से ज़्यादा थे जी। और अभी फिर भी ले लेते हैं घर, कुछ जुगाड़ से ले लेते हैं। तो उसी की वजह से ये हाउसिंग बबल क्रिएट हुआ है। मतलब जो 16% आप कह रहे हो कि GDP का पार्ट है रियल एस्टेट, वो होना ही नहीं था। बिल्कुल। आप इसमें आप देखें ना, बहुत सारे मैं यूरोपियन कंट्री की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जो पॉलिसीज ऐसी जो होनी चाहिए, इस कंजम्पशन आइटम, एक घर आपने ले लिया प्राइमरी हाउस, उसके बाद सेकंड आपने घर लेना है, तो वो आपका उसमें वहाँ पे ना टैक्सेस ज़्यादा है। आप एक तो आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ती है, सो वो डिस्करेज करते हैं नॉर्मली, राइट। सो और प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह भी ज़्यादा है उस पर। सो उससे क्या है, एक वो बैलेंस सा रहता है। अभी जिसने एक्चुअली फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है, यहाँ पे लोगों ने 15-15 घर ले लिए। आप चलो ठीक है, एक नहीं 2 कर दो, 3 घर अलाउ कर दो बंदे को एक, क्योंकि रेजिडेंशियल इज़ अ नीड। कमर्शियल प्रॉपर्टी अलग चीज़ है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक बंदा 15-20 घर लेके बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे फर्स्ट टाइम होम बायर नहीं है मार्केट में। वो लेना चाहते हैं लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं बनती। जब तक वो डाउन पेमेंट इकट्ठी करते हैं तो घर और महंगा हो जाता है, तो फिर नहीं बनता, राइट। सो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें थी जो गवर्नमेंट बहुत पहले कर सकती थी। हाँ, जैसे अब कर रहे हैं वो। अब उन्होंने किया है कि आपकी सेकंड अगर प्रॉपर्टी होगी तो उस पर टैक्स होगा, आपको लगेगा जी। 100% पे टैक्स लगेगा इनकम पे। बट मैं इस पे पूछना चाहूँगा कि फिर भी कई लोग करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्ट, US में करते हैं। US में यहाँ के कनाडा से कितने लोग करते हैं, राइट जी। तो वो अलाउ कर रहे हैं, US में अलाउ कर रहे हैं। US मल्टीपल, वो भी प्रॉपर्टी मल्टीपल अलाउ कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो नहीं डिस्करेज कर रहे, इतना रूल्स नहीं लगा रहे। जब कनेडियन जाके वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं है तो अलाउ तो करते हैं, लेकिन एक वही ना सेटअप होता भी कितने घर आप कर सकते हो। और खासकर यहाँ पे वहाँ पे इतने सप्लाई का इशू है नहीं जितना यहाँ पे सप्लाई का इशू है। यहाँ पे सप्लाई ऑलरेडी कम है, एंड देन यू अलाउ फॉरेनर बायर टू बाय। खासकर जैसे इमर्जिंग मार्केट जैसे चाइना में बहुत ज़्यादा आपने देखी ग्रोथ देखी पिछले 10-15 साल में, वहाँ से पैसा बहुत आ रहा था। तो इफ़ समबडी इज़ नॉट लिविंग इन कनाडा, तो वाई यू लेटिंग देम टू बाय। पहली बात है, अगर आपके पास यहाँ पे बायर नहीं है अवेलेबल, फिर तो आप उनको अलाउ करें, राइट। सो वो क्या आर्टिफिशियल बबल क्रिएट हो गया। जो आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ 3 से 5% जो होती है, अगर वो होती है, वो सबके लिए अच्छा होता है, लैंडलॉर्ड के लिए भी, उनका भी ग्रेजुअली, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट तो ये रहता है ना 20-25 साल में अपना घर फ्री करवाना है। तो जब सब फ्री होगा उसकी वैल्यू भी डबल से ट्रिपल हो जाएगी। इट्स गुड। अब जो हमने अभी घर 5 लाख में लेना था, वो 8 लाख में 9 लाख में ले रहे हैं, राइट। पहले ही अब उसकी वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं। तो उसके बाद हमारी मॉर्गेज भी ज़्यादा जा रही है, तो मॉर्गेज का ज़्यादा देखेंगे तो प्रिंसिपल कम जा रहा है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहा है। सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर, ना तो वो लैंडलॉर्ड के लिए अच्छा है, तो फिर वो लैंडलॉर्ड पास ऑन करता है अपने रेंटर को, अपने टेनेंट्स को, तो ना फिर उनके लिए अच्छा है। तो इट अल्टीमेटली अफेक्ट योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, आई बिलीव। या बिकॉज जब आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा आफ्टर मॉर्गेज एंड ऑल, तो लग्जरी लाइफ कैसे जियोगे, घूमोगे फिरोगे कैसे, एंजॉय कैसे करोगे। पहले क्या होता था, लोग ना जैसे हाउस हैकिंग करते थे। हाउस एक अपने बाय कर लिया, 4-5 साल बाद आपका हाउस की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती थी और रेंटल थोड़े थोड़े बढ़ते रहते थे। तो रेंट इतना बढ़ जाते थे जब आपका मॉर्गेज पेमेंट और बाकी कैरी ऑन कॉस्ट वो रेंट उठा लेती थी प्रॉपर्टी, राइट। देन बंदा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव हो गया 5-6 साल के बाद। पहले वाला रेंट से सब कुछ पे हो रहा है, तो वो घर बन गया, फिर एक घर और बना लिया, थोड़ा सा बड़ा ले लिया या छोटा ले लिया, वट एवर उसकी नीड्स हैं। तो फिर ऐसे करते करते 2 या 3 घर बंदा अपनी लाइफ टाइम में बना लेता था, राइट। उसमें एक बच्चों को दे दिया, तो एक अपने पास रख लिया, एक सेल करके वो टूर कर रहे हैं। सो अब क्या हो गया, ये लोगों ने इसको ATM की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया है, रीफाइनेंस करा के। बट इक्विटी बिल्ड नहीं होने देते वो। जैसे इक्विटी थोड़ी सी ऊपर गई, रीफाइनेंस करा के वो नई प्रॉपर्टी लेते हैं। बट इसकी वजह से जैसे अब इंटरेस्ट रेट ऊपर गए हैं जी, कई लोग फंसे भी हैं। एब्सोल्युटली। एग्जांपल देना चाहोगे आप? बहुत सारे लोग हैं, मैं काफ़ी लोगों ने जानता जिन्होंने 10-15 प्रॉपर्टीज भी ली हुई हैं। और मेरे को एक लास्ट 3-4 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, या अभी थोड़े दिन पहले मुझे फ़ोन आया कहता भाई मैंने घर लिया था 5.5 लाख का, तो अभी मेरे पास कहता उसके ऊपर जो मॉर्गेज है मेरी 11 लाख की है। मैं यार 5.5 लाख के ऊपर, कहता वो बढ़ गया था, 1.3 का हो गया था पिछले 6-7 साल से पहले मैं लिया था वेल। सो मैंने निकाल के 3 और प्रॉपर्टी बुक करा ली, 2.5 मिलियन की 2 कॉन्डो बुक करा लिए।
अब जो 2.5 मिलियन वाला 1.8 का हो गया। उसकी वैल्यू बैंक ने कम लगाई। बिल्कुल, तो अभी वो क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है। मुझे कहता है कम से कम 4 लाख और चाहिए उसको क्लोज कराने के लिए, और जो दूसरे कॉन्डो बुक रहे हैं उनकी भी वैल्यू कम हो गई है। अब कुल मिला के कहता देखूँ तो मैं अगर सब कुछ बेच के भी जाऊँ, मेरे पास जीरो से भी नीचे मेरे खुद से देने पड़ेंगे। जितना मैंने पिछले 8-10 साल से कमाया मेरा सब मिट्टी हो गया। सो ये ग्रीड की वजह से होता है, जो लालच, हम एक्स्ट्रा लालच करते हैं। ग्रीड तो है ही। और मैं बोलूँगा कि इसमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियल्टर्स की भी है। जैसे आप रियल्टर हो, मैं रियल्टर हूँ, तो रियल्टर अगर अच्छे से गाइड करे कि आपकी जो कैपेसिटी है इतने की है, आप 2.5 मिलियन का घर आप ले ही नहीं सकते, क्लोज नहीं हुआ तो उसके डिसएडवांटेजेस ये हैं जी। अगर बायर को पता हो कि 2 साल के बाद सिचुएशन आ सकती है कि उसको 4 लाख पॉकेट से देने पड़ सकते हैं, वो कभी नहीं लेगा अगर उसको रिस्क पता हो। ये रिस्क कोई बताता नहीं है। हाँ। सब रिवार्ड वाली साइड ही ध्यान रखते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ वैल्यू आपको देखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एसेट अगर आप ओवर वैल्यू प्राइस पे लेते हैं, कितना अच्छा, चाहे गोल्ड भी है, ओवर वैल्यू पे लेंगे तो वो रिस्क होता है उसमें, राइट। खासकर हाउसिंग में रिस्क इसलिए होता है बिकॉज यू हैव टू पे द मॉर्गेज। अगर आप जैसे गोल्ड की एग्जांपल दी जाए, स्टॉक आप लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो यू बाय वन टाइम, आपको मॉर्गेज थोड़ी देनी पड़ रही है उसकी। सो अब उसकी वैल्यू नहीं ऊपर नीचे हो जाएगी। लेकिन घर की है, घर की वैल्यू भी ऊपर नीचे हो जाती है, तो आपके इंटरेस्ट रेट की वजह से आपकी मॉर्गेज की पेमेंट ऊपर नीचे हो जाएगी। वो एक्चुअली अलग से रिस्क है। तीसरा रिस्क प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, वो भी सिटी के हाथ में रहते हैं, आपको पता नहीं है, राइट। सो इसमें काफ़ी सारे रिस्क होते हैं जब आप हाउस बाय करते हैं, और कौन सी सिटी में है, और सिटी में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। जब कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो गई तो वो भी आपके लिए रिस्क हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें एसेस करनी चाहिए। लोग एक साइड ही देखते हैं, पिछले 10 साल में ये चीज़ हो गई, 15 साल में ये चीज़ हुई है, आगे भी यही होगा। देयर इज़ नो गारंटी। मैंने दुनिया में काफ़ी जगह गया हूँ मैं, ऐसी कंट्रीज़ में जो बेस्ट कंट्रीज मानी जाती थी वर्ल्ड की, यहाँ से सिविलाइजेशन शुरू हुई थी। ग्रीक्स आपने सुना है, ग्रीस बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। इटली, आपको उनका आर्किटेक्चर देखो, राइट। लेकिन पिछले 15 साल में वो अभी तक वो प्राइस नेगेटिव, अभी 11%, नेगेटिव 7% ऐसे हुई है। यहाँ पे पिछले 15 साल में 4 गुना हो गए, 2.5 लाख का घर मिलियन के ऊपर हो गया, राइट। सो द रीज़न इज़ वहाँ पे इकॉनमी उतना नहीं हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपकी कंट्री की इकॉनमी नहीं बढ़ रही तो रियल स्टेट की वजह से इकॉनमी ऊपर नहीं जा सकती, इकॉनमी की वजह से रियल स्टेट ऊपर जाना चाहिए, ऑलवेज ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हुआ, रियल स्टेट की फॉल्स जो पुश हुआ है उसकी वजह से इकॉनमी का भी थोड़ा सा पार्ट हुआ है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। बिकॉज आई हैव सीन मैं काफ़ी देर से ये फाइनेंशियल मार्केट में एक्टिव हूँ, स्टॉक मार्केट में करता हूँ, पैसा लॉस भी बहुत किया है। जब से मेरी यूएन की जॉब लगी है 2006 से मैंने ये स्टार्ट किया था। देन आई सीन 2007 2008 हमारी खुद की प्रॉपर्टी भी थी नोएडा, गुड़गांव, कितना अपकमिंग था। अभी तक फंसा हुआ मेरा मिला नहीं मुझे, तो 12 साल हो गए। वहाँ पे देखो मैंने इवन DLF, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, बहुत ही फाइनेस्ट प्रॉपर्टी है उनकी, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन, 1300 का स्टॉक होता था DLF का 2007 में, तो 100 के नीचे आ गया था, 100 के नीचे। तो हाउ मच वेल्थ इट लॉस्ट। उसके बाद यूनिटेक, JP एसोसिएट, ऐसी कितनी कंपनी थी, इंडिया बुल्स, रियल स्टेट, वो जो बैंकरप्टी हो गई, प्रोजेक्ट बीच में छोड़ के भाग गए वो नोएडा में, और कितनी कंस्ट्रक्शन। मेरा जो हमारे बिल्डर है आम्रपाली का, वो जेल में है अभी। सो ये चीज़ें तो अब वहाँ पे भी सेम चीज़ थी, जहाँ जैसे प्री-कॉन का यहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे भी ऐसे ही था। हम बयाना दे के वो आगे बुक करके कर रहे थे, बाद में वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। सेम चीज़ अब चाइना में हो रही है, एवरग्रांडे के आप देखे होंगे, राइट। उसके अलावा तब मैं दुबई में भी बहुत अपकमिंग था। दुबई में हमारा एक प्रोजेक्ट था, तो तकरीबन 15 साल लगे। जब हमने 2007 में एक बुक कराया था, 2019 में जाके वो प्राइस हमें वापस मिला। अगर एटलीस्ट मिल गया। मैंने ऐसी स्टोरी सुनी है, कईयों ने बुक कराया और कभी बनी नहीं वो बिल्डिंग दुबई में। एक सिचुएशन ऐसी भी थी। बिल्कुल। तो जो वहाँ पे इंडिया में क्या लॉजिक क्या दे रहे थे, भी अर्बनाइजेशन हो रही है, पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है, यहाँ पे तो जगह मिलेगी नहीं, यही लॉजिक दिया जा रहा था ना। पॉपुलेशन तो बढ़ गई, तब 120 था, 120 करोड़ के था पास, अब 140 करोड़ के आसपास लोग हुए, 20 करोड़ लोग नए ऐड हो गए, लेकिन उतनी ज़्यादा मार्केट तो फिर भी नहीं बढ़ी, राइट। अब जाके पिछले 4-5 साल में प्राइस थोड़े ऊपर गए हैं, दिल्ली वगैरह में, बॉम्बे वगैरह में कह सकते हैं। लेकिन काफ़ी जगह पे तो जैसे हमारे पंजाब में लैंड वगैरह की बात करें तो जो 2007 वाले रेट थे वो अभी तक वापस नहीं आए।
जो 40 लाख का एकड़ बिकता था तब, तो अब अभी भी 15-16 लाख में बिक रहा है, तो आपने कितना % डाउन हो गया। सो ये चीज़ नहीं होती भी, प्रॉपर्टी हमेशा ही ऊपर बढ़ती है। दिस इज़ फॉल्स नैरेटिव, बहुत ही। अगर ट्रेंड देखा जाए जी, जो मतलब एक्चुअल, मैं तो अब डेटा पे बात करूँ, आप भी डेटा पे बात करते हो, लेकिन जो अगर दिखाते हैं कोई रियल्टर कि ये देखो जी ट्रेंड, ठीक है मार्केट डाउन गई 2018 में, 2017 में, बट ओवरऑल देखो आप 30 साल में ऊपर ही जा रही है, ये दिखाया जाता है ना जी, तो एग्री। ठीक है लॉन्ग टर्म में ऊपर, आप एग्री करते हो लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगी अगर हम 30 साल 20 साल देखें? ये एक नैरेटिव है भी, लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है। लॉन्ग टर्म में तो सब कुछ ही ऊपर जाता है, इंसान भी ऊपर ही चले जाता है। सही है। सो मतलब कितना लॉन्ग टर्म, अभी देखो जो चीज़ वर्कआउट हो गई है पिछले 20 साल में, जरूरी नहीं वही आगे 20 साल में वही सेम चीज़ चले। देयर कुड बी समथिंग न्यू, राइट। पिछले 20 साल में, 20 साल पहले तक क्रिप्टो का कोई नाम नहीं था। अब जैसे जिसने बिटकॉइन ले लिया 10 साल पहले, ही मेड मच मोर मनी देन द रियल एस्टेट और एनीथिंग एल्स, राइट। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट जब कोई ग्रोइंग है, जब से इंसेप्शन हुई है, दैट इज़ द बिटकॉइन। अब आप कहेंगे कि बिटकॉइन इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट? नो, राइट। जिसका तुक्का लग गया, राइट। सो रियल एस्टेट में भी यही है। अब क्या कनाडा की जो ग्रोथ है, जीडीपी की ग्रोथ कैन ग्रोन लाइक दैट? आप अगर आपकी $15 की है आपकी मिनिमम वेजेस यहाँ पे, अब क्या ये $35 $45 हो सकती है अगर आने वाले 5-10 साल में? प्रॉब्लम ये है ना कि जो आप मिनिमम वेज की बात कर रहे हो, वो तो लीगली एक जीडीपी ग्रोथ होगी, बट एक आर्टिफिशियल ग्रोथ भी तो आपने जो बात करी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जाली पेपर बन रहे हैं, या फिर कैश पे लिया जा रहा है। सो मे बी वो जो जीडीपी ग्रोथ है वो यही आर्टिफिशियल उससे बन रही है। या वो फॉर टाइम बिंग हो सकता है। और इवन जो डिमांड एंड सप्लाई की मिसमैच की वजह से भी ना, टाइम फॉर टाइमिंग कोई भी एसेट प्राइस ऊपर जा सकता है। आप कई बार एग्जांपल देखोगे, कई बार प्याज 50 रुपये किलो हो जाते हैं। दैट डज नॉट मीन भी अगले 10 साल वही रेट रहेगा, राइट। वो क्योंकि उस टाइम सप्लाई कम हो गई, राइट। सेम चीज़ है, लॉन्गर टाइम में प्राइस अपने इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। अगर बात होती है बेसिक जो फंडामेंटल कहाँ पे है, राइट। एंड ऑफ द डे लोगों ने अपनी अफोर्डेबिलिटी देखनी है। जो रेशो बोलती है भी आपके, ये पहले बताया जाता था भी 3.5 से लेके 4.5% अगर टाइम्स है, अगर 1 लाख की आपकी हाउस होल्ड इनकम है, 3.5 से 4.5 लाख के बीच में घर है, तो देन दैट्स गुड अफोर्डेबिलिटी रेशो। लेकिन अभी एवरेज होम क्या है, मिलियन के ऊपर, GTA में स्पेसिफिकली। सो वो 3 टाइम्स ज़्यादा हो गई है जो आपकी एवरेज अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। आप चलो मान लें यार वो 4.5 वाला अभी सिनेरियो नहीं है, कम से कम 6-7 का तो हो, फिर भी बंदा कुछ ना कुछ कर लेगा। तो नहीं तो फिर क्या होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा। अगर आपका 10,000 में से आपका $7,000 सर घर को सर्व करने के लिए जा रहा है, तो बाकी आपकी पैसा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में तो इफेक्ट करेगा ही, राइट। कई लोग करते हैं कि यार मेरे को 2 जॉब करनी पड़ेगी, फिर करते हैं 2 जॉब, या फिर साइड हसल करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम जॉब के अलावा कमाते हैं। सो फिर वही बेसिक क्वेश्चन आता है, क्या हम कनाडा में सिर्फ घर बनाने के लिए आए हैं? दूसरी बात है, घर बना लिया आपने, ले लिया 1 मिलियन 1.5 मिलियन का घर ले लिया, आप उसको सर्व भी कर रहे हैं, दैट्स फाइन, एंजॉय भी कर रहे हैं। क्या उसके बाद क्या एप्रिशिएशन जो 5 लाख का 15 लाख का हो गया 10 साल में, क्या वो 1.5 मिलियन वाला 4.5 मिलियन का हो जाएगा? यू आस्क योर सेल्फ। अगर आपको लगता है तो आप बाय कर लो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो दूसरी बात है इन्वेस्टिंग की है। जो इन्वेस्टर्स आते हैं, ट्रेडर माइंडसेट जो कहते हैं ना, चाइना से पैसा आया, इधर से आया, जो इंस्टीट्यूशनल आते हैं, वो तेज़ी की मार्केट देख रहे होते हैं। जहाँ पे भी पैसा बन रहा होता है ना, दे पुट द मनी देयर, एंड जब भी वो पार्टी ओवर होती है तो दे आर द फर्स्ट वन टू लीव द पार्टी। तो हम क्या होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, बाद में प्लेटें साफ करते रहते हैं, राइट। सो वो बात हो रही है। वो पहला, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने लॉस भी जल्दी कट कर लेते हैं। सो उनको वो इमोशनली अटैच नहीं होते इन चीज़ों के साथ। तो क्योंकि उनकी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर उन्होंने कनाडा में की है, हो सकता है उन्होंने मैक्सिको में भी की हो, ब्राज़ील में भी की हो, ताइवान में भी की हो, यूरोप में भी कहीं इन्वेस्टमेंट की हो। तो बैलेंस होता है, एक जगह से दूसरी जगह से पैसे रीएलोकेट करते रहते हैं। सो उनके भरोसे पे नहीं करना चाहिए। ना तो हमें उनकी रिपोर्ट पता चलती है इनसाइड वो कहाँ क्या कर रहे हैं। सो अगर हम ये मान के चलेंगे भी ऐसे ही पैसा आता जाएगा, आई फाइंड इट डिफिकल्ट। दिस नैरेटिव वोंट स्टे। लॉन्ग टर्म अगर शॉर्ट टर्म देखें जी, 2023 या 2024 क्या आप प्रिडिक्ट कर रहे हो? इंटरेस्ट रेट अभी जैसे उन्होंने पॉज कर दिया है, मे बी आगे बढ़ा दें 1-2 महीने बाद, जो भी नेक्स्ट वाले 0.25 बढ़ा देंगे। बट फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए 2023 2024 कैसे रहने वाला है?
फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए तो यार कोई भी मार्केट इजी नहीं होती, सीधी सी बात है। जब प्राइस गिरेंगे, क्रैश होंगे, तब भी उनकी क्वालिफिकेशन नहीं होगी। मोस्ट ऑफ पीपल लूज द जॉब, राइट। सो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए तो हमेशा ही मार्केट डिफिकल्ट होगी। उनके लिए तो सिर्फ अपने सर्कमस्टेंस देखने हैं, भी मेरी जॉब कितनी सिक्योर है। जैसे कोई हेल्थ केयर में काम कर रहा है जिसका पता है भी ये मेरा कुछ भी हो जाए, रिसेशन भी आ जाए, मेरा जॉब सिक्योर है। और दूसरा उन्होंने देखना भी अंडर द मीन्स। अगर आप 8 लाख का घर ले सकते हो आज की डेट में, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड माई इन्वेस्टर भी आप थोड़ा सा लोअर साइड चले जाए, 5-6 लाख का घर ले लो, हैव सम लिवे, पैसे हाथ में रखें। अगर क्रैश भी होता है तो देन यू कैन पुट अनदर यूनिट, ठीक है ना। तो या फिर इसको रीसेल करके, क्योंकि अगर 8 लाख वाली प्रॉपर्टी 20% गिरती है तो 1.5 लाख का आप लूज़ करेंगे। अगर 5 वाली भी 20% गिरती है तो आप शायद उसमें उतना गिरावट आएगी भी नहीं, क्योंकि जो लो टिकट की प्रॉपर्टी होती हैं उसमें फिर भी बायर मिल जाते हैं मार्केट में। इसलिए तो आप देखो 2 मिलियन वाली प्रॉपर्टी में बायर नहीं है आज की डेट में, प्राइस गिर रहे हैं, उनके प्राइस ज़्यादा गिर रहे हैं, राइट। सो जब फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है तो बड़ी टिकट की वो होती है, उनके में ज़्यादा मुश्किल होता है। सो उनके लिए अपनी पर्सनल सर्कमस्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन भी मार्केट में अभी 6 महीने के बाद 1 साल में क्या होगा, नोबडी नोज़। तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ये इसमें डिमांड एंड सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, ये फैक्टर बहुत मैटर करते हैं। बट फंडामेंटल जो होता है ये रियलिटी के साथ सिंक करता है लॉन्गर टाइम में, ठीक है ना। हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा गिरे ना, लेकिन हो सकता है ये भी 10 साल कोई ग्रोथ ही ना आए, ये भी हो सकता है। बट इट्स नॉट अ बैड सिचुएशन फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर। जैसे 10 साल में अगर आप जितना रेंट दे रहे थे, अगर उस हिसाब से आपको आ रही है तो देन यू आर बिल्डिंग ए इक्विटी, तो आपको उसमें पछताने की जरूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर इन्वेस्टर, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कैश फ्लो, देन दैट इज डेड मनी इफ यू पुटिंग देयर, राइट। सो इन्वेस्टर के लिए कोई सूटेबल आज की डेट में मुश्किल है, बट फिर भी देन यू हैव डिपेंड्स ऑन अ डील। समटाइम्स यू गेट द डील, यहाँ पे आपको पॉजिटिव कैश फ्लो मिल जाता है, यू नो। सो आपकी इक्विटी भी बन रही है, पॉजिटिव कैश फ्लो भी आ रहा है। दैट काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन। अगर आप सोचे जैसे फ्लिप करते थे पहले भी, आज भी 6 महीने में फ्लिप करके मैं $2 लाख निकाल लूँगा, वो सिनेरियो अब चला गया। जिसने बनाने थे बना लिए। इनफैक्ट कैलगरी में भी करते थे, अब वो भी चला गया। कैलगरी में भी प्राइसेस इन्फ्लेट हो गए। कैलगरी में लोगों ने, जब यहाँ पे इन्फ्लेट हो गए, फिर लोगों ने कैलगरी में इन्वेस्ट करना शुरू करा, अब वहाँ पे इन्फ्लेट हो गए। तो एक बात मैं कहूँगा, प्रॉपर्टी इज़ गुड इन्वेस्टमेंट, इज़ ओके। अपना घर तो चलो बाय करना चाहिए आपको, दैट इज़ अ कंजम्पशन इंस्ट्रूमेंट, बट इट्स नॉट द ओनली इन्वेस्टमेंट वेयर यू मेक मनी। सो आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट भी देखनी चाहिए जो स्केलेबल हो, फ्लेक्सिबल हो, जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हो कम हो, राइट। और आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है इन टर्म्स ऑफ, लेट्स से आपने GICs में लगा लिया, कहीं और एसेट क्लास में पैसा लगा लिया, कल को अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी में सडनली 30% क्रैश आ जाता है, इफ़ यू हैव द मनी यू कैन मूव द मनी अराउंड, राइट। बट अगर प्रॉपर्टी में फंसे हो तो समटाइम दैट टाइम यू डोंट हैव द बायर। प्रॉपर्टी आपकी एवरेज वैल्यू चाहे 1 मिलियन की हो, लेकिन अगर मार्केट में बायर नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। सो दूसरे जो जैसे स्टॉक मार्केट की बात करें, राइट। मैं पूछने वाला था कि आप प्रॉपर्टी में कह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली फिर अगर है किसी के पास पैसा तो फिर कहाँ इन्वेस्ट करें? स्टॉक्स में करें, क्रिप्टो में करें, गोल्ड में करें, या रियल एस्टेट में करें, कहाँ करें? सब में करें, आई वुड से। सब में करें। द एलोकेशन इज़ द की मेरे हिसाब से। एलोकेशन एंड डिवर्सिफिकेशन दे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो एसेट एलोकेशन, आपकी किस एसेट एलोकेशन है। हम क्या होते हैं, ओवर इन्वेस्टेड हैं प्रॉपर्टीज़ में। सो ये थोड़ा सा खतरे की बात है, बिकॉज प्रॉपर्टी में भी क्या, एक कंट्री में मोस्टली कनाडा में, राइट। चाहे तो आपके पास ना 100 प्रॉपर्टी हैं, 10 यूरोप में, इधर है, ठीक है, देन यू आर अ प्रॉपर्टी इन्वेस्टर। बट अगर एक सिटी में 2 प्रॉपर्टी हैं, 3 प्रॉपर्टी हैं, देन यू आर टेकिंग अ रिस्क फॉर यू नो दैट डेमोग्राफी। अगर वो सिटी या वो कंट्री नहीं ग्रोथ हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए अगर स्टॉक मार्केट में आपको जाना है तो वो आपको डिवर्सिफाई ईजी कर सकते हैं। आप यहाँ पे बैठ के आप चाइना में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पार्टली इंडिया में भी कर सकते हैं, US कनाडा में तो आप कर ही रहे हैं, राइट। सो एक तो वो डिवर्सिफिकेशन हो गई। इस पे मैं पूछूंगा, आज ही मैंने वीडियो देखा है, जो राइटर है रिच डैड पुअर डैड वाला, जी, रॉबर्ट कियोसाकी। मैं नहीं कह रहा मैं नहीं करता स्टॉक्स में, क्योंकि वो मैनिपुलेटेड होती है और तुम छोटे मोटे प्लेयर को तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या ऊपर से, जैसे बोला आपने कि चाइनीज़ जो बड़े प्लेयर होते हैं वो कनाडा में आते हैं, रियल एस्टेट खरीदते हैं, डाउन होने से पहले ही निकल जाते हैं, और हम बैठे रहते हैं 1-2 प्रॉपर्टी वाले। तो वो कह रहा है कि वो ऐसी मैनिपुलेटेड होती है। सो आपने जैसे शुरू में बहुत पैसा लूज करा है ट्रेडिंग में, जी। अब मे बी आप
ट्रेनिंग भी देते हो, तो अब आप प्रॉफिट भी कर रहे हो जनरेट, बिकॉज धीरे धीरे आपने सीखा है। जी। तो एक्चुअली में कमा सकते हैं ट्रेडिंग से पैसा? देखो, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग टू डिफरेंट थिंग्स। स्टॉक मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होती, स्टॉक मार्केट के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं बिजनेसेस में, विच इज़ कॉल्ड स्टॉक, राइट, शेयर। जैसे अगर आपने आज गूगल जैसी कंपनी खोलनी है तो यू नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, आपको उसको स्केल अप करना सब कुछ। लेकिन आप ऑलरेडी रनिंग बिजनेस में पार्टनरशिप करनी है, तो अगर वैसे किसी को कोई अच्छी दुकान चल रही है, आपको कहेंगे यार आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने आपसे पार्टनरशिप करनी है, वो कहता है यार निकल इधर, मेरा काम सही है, राइट। लेकिन जो लिस्टेड कंपनी होती है में शेयर मार्केट, वो आपको मौका देती है, आप उसके गूगल में, एप्पल में, जो भी कंपनी, आपको वॉलमार्ट में आप उसके शेयर होल्डर बन सकते हैं। आप पार्टनरशिप, जितनी वो कंपनी ग्रोथ करेगी सो वो आपको ग्रोथ मिलेगी। सो ये होती है इन्वेस्टिंग। उसके लिए आपको करना क्या होता है, सिर्फ बिजनेस एनालिसिस करना है कि क्या है इसका, कितने कस्टमर बेस है, कैसे एक्सपेंशन प्लान है, सब कुछ, राइट। सो अगर वो सही लगता है तो आप उसमें इन्वेस्ट करके बैठ जाएं। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ होगी आपका पैसा बढ़ेगा। नंबर वन, जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग इज़ लाइक जैसे व्यापारी होते हैं। एक तो होता है ना किसान, जो सब्जी मंडी में सब्जी लेके आता है, उसने बेच दी, फिर व्यापारी उससे ख़रीदता है, इतने में ली उसने, 1000 में ली, 1500 में उसने बेच दी छोटे छोटे रेडी वाले को, 500 कम प्रॉफिट कर लिया। हो सकता है उसने 1000 में प्रॉफिट उठाई तो, लेकिन उसकी बिकी नहीं, वो 800 में बेच गया। किसी दिन फ़ायदा, किसी दिन नुकसान। तो जो ट्रेडर माइंडसेट होते हैं उनको यही होता है भी जो चीज़ बढ़ रही होती है उस पर आपने पैसा लगा देना, जो चीज़ कोई गिर रही होती है उसमें उस शॉर्ट करके कमाना होता है, राइट। सो दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग्स। लोग उसको मिक्स कर लेते हैं बिकॉज दिस इज़। तो आप ट्रेडिंग नहीं करते हो? ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग नहीं करता मैं, डे ट्रेडिंग वेरी रेयरली। लाइक कितना फ्रिक्वेंटली कितना सेल बाय करते हो? अगर आप ले लिया एक बार शेयर तो फिर 6 महीने रखते हो? डिपेंड्स। मेरे 6 महीने के से लेके 2-3 साल तक की पोजीशन होती है। हाँ ठीक है, डिपेंड करता है भी। कई बार उसका टारगेट, जैसे मैंने एक 100 का स्टॉक लिया, मुझे लगता है भी ये नेक्स्ट 3 महीने में 125 का हो जाएगा और 95 मेरा स्टॉप लॉस है। अगर ऊपर जा रहा है तो अगर वो हो सकता है 2 हफ्ते में ही वो 125 हो गया तो आई बुक माई प्रॉफिट एंड गेट आउट ऑफ द पोजीशन, जो मेरा था हो गया, राइट। अगर वो 2 महीने में, 2 हफ्ते में, 1 दिन में वो 95 नीचे आ गया तो मेरा स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लॉस लेके बाहर आ गया। तो ट्रेडिंग इज़ समथिंग लाइक दैट, राइट। सो इसमें भी क्या है, जब आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो हो जाता है, आपके पास इन्वेस्टमेंट पहले होनी चाहिए, उसके बाद छोटा सा पार्ट आप ट्रेडिंग का करें, तो ट्रेडिंग फिर आपको थोड़ा सा एक्टिव रखती है मार्केट में। तो यू फॉलो द न्यूज़ भी, कौन से स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, कौन से नीचे जा रहे हैं, क्या रीज़न है, तो यू ट्राई टू फाइंड द रीज़न। फिर उसको पता चलता है ये अच्छा, ये कंपनी का रीज़न, ये इकॉनमी का रीज़न है, ठीक है, बिकॉज क्रूड गिर रहा है तो इसलिए ये एक्सॉन मोबाइल की कंपनी नीचे जा रही है, इसलिए सनकोर कंपनी नीचे जा रही है, दिस एंड दैट। देन फिर आपको क्रूड क्यों गिर रहा है, सो फिर आपको पता चल रहा है यहाँ सप्लाई ज़्यादा हो गई, राइट। जब ये आप देन यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। तो ट्रेडिंग आपको ऐसे हेल्प करती है। हाँ, रियल एस्टेट में तो ठीक है, हम थोड़ी सी मार्केट देखते हैं कि इमिग्रेशन बढ़ रही है, यही देखते हैं ना, इमिग्रेशन बढ़ रही है, जगह नहीं है, चलो ले लो। एग्जैक्टली। सो ये रियल एस्टेट में क्या है, बड़ी टिकट है, आपको यू नीड अ बिगर मनी, राइट। यू नीड एटलीस्ट 30-40,000 टू स्टार्ट विद, छोटा सा भी आज की डेट में तो। लेकिन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में आप छोटा सा पैसा बना के, लेट्स से आप $20 अ डे इन्वेस्ट करते हैं, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, S&P 500 जिसकी जब से इंसेप्शन हुई है 10-11% की रिटर्न है, CAGR है। सो गेस करो, आपको अगर 25 साल के हो आप, रिटायरमेंट तक आपके पास कितना पैसा हो सकता है $20 डे इन्वेस्ट करने का? एनी आइडिया? होगा लाइक 10 मिलियन, 3.2 मिलियन, सिर्फ $20 जो एक मतलब पर डे का, राइट। सो लाइक $600। सो यू कैन स्टिल बिल्ड लॉट ऑफ मनी, यू डोंट हैव टू हैव लाइक डाउन पेमेंट लाइक 50,000। सो ये स्टार्ट मतलब ऐसे कर सकते हैं। कितना आपने बोला? 25 साल में? जैसे 25 साल के हो आप, एक यंगस्टर हो और रिटायर हो रहा है वो 60 में, 65 में रिटायर, 40 ईयर के लिए आप ऐसे सिर्फ $20 मतलब $600 आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं। S&P 500 कुछ भी नहीं है, इट्स पैसिव इन्वेस्टिंग, राइट। सो आपने सिप लगा दी। अगर चलो वो एक एग्जांपल हो जाएगा, बट उसी बंदे ने 25 साल में, लेट से उसके बाद ही डाउन पेमेंट उसने घर ले लिया, तो वो 45 साल में 3 मिलियन से ऊपर ही होगा? कितना होगा? डिपेंड करता है कितने का घर लिया। हाँ, तो घर में लोग ये देख लेते हैं भी, जैसे 5 लाख का घर है, 3 टाइम्स हो गया। आप देखो जनरल ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ तक तो बचेगा ही नहीं। ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है? 3 से 5% की, 5% पकड़ के चल लो, राइट। सो 10 साल में 50%, 20 साल में आपका डबल होता है।
15 से 20 साल में एवरेज यहाँ पे जो है, अब हिस्ट्री निकाल के देखोगे 17 से 18 ईयर में डबल होता है घर। सो तो मान लो आप 4 टाइम्स हो गया आपने, अगर आप $1 मिलियन का घर लेते हो, सो आज तो 4 टाइम्स 4 मिलियन का हो जाएगा अब 40 साल में। लेकिन उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी टैक्सेस आपने दे दिया, जो आपने इंटरेस्ट रेट में जितना चला गया, मेंटेनेंस में चला गया, सो वो आप काउंट करके देखोगे, एंड वही $1 मिलियन आप लेट्स से इसमें S&P 500 में डालो, सो यू विल बी अमेज्ड जिसके रिटर्न का डिफरेंस हो जाए। बट देयर इज डिफरेंस, दिस इज नॉट इन्वेस्टिंग। एसेट होल्डिंग इज टोटली डिफरेंट। एसेट जैसे गोल्ड बाय करते हैं और घर जैसे बाय करते हैं, घर में क्या आप रह सकते हैं, इज़ अ कंज्यूमेबल थिंग, और स्टॉक में आप रह तो नहीं सकते, राइट। सो बिजनेस जो होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक बिजनेस आपने अभी खोल लिया $1 मिलियन लगा के, अगर वो चल गया, इट्स अ पॉसिबिलिटी भी अब 15-20 साल में वो उसकी 100 ब्रांचेस हो सकती है। जैसे आपने अगर रेस्टोरेंट खोल लिया, राइट, या कैफ़े खोल लिया, पर क्या अगर $1 मिलियन का घर लेते हैं आप, पॉसिबिलिटी है भी उस एक घर से आप 100 घर बना सकते हो? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं बन, कुछ बना लेंगे लोग इक्विटी निकाल के, नहीं, पर 100 नहीं बन पाएगा, 1-2 बन जाएंगे। तो वो भी डिपेंड करता भी, वो अप्रिशिएशन आती है, लेकिन बिजनेस इज मोस्टली इन योर हैंड भी, कैसे आप ग्रो करते हैं, कितना उसकी आर आती है। सो बिजनेस में रिस्क भी ज़्यादा होता है, रिटर्न भी ज़्यादा होती है, राइट। जो जब आप स्टॉक मार्केट में कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यू आर इन्वेस्टिंग इन बिजनेस। सो बिजनेस आपने देखा है, टेस्ला का, अपने एप्पल का, नेटफ्लिक्स का देख लो, 100 गुना हो गए हैं, 100 गुना हो गए हैं स्टॉक्स, राइट। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे 100 गुना ऐसे हो रही है? एसेट होल्डिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग, राइट। सो क्रिप्टो के बारे में क्या ख्याल है आपका? करते हो आप इन्वेस्ट? क्रिप्टो कैन बी लाइफ चेंजिंग एंड इट हैज चेंज लाइफ ऑफ मैनी, बोथ वे अफेक्ट भी करता। सो जिसने भी लेट्स से बिटकॉइन जब से इंसेप्शन हुआ 2009 से, जिसने भी उसके बाद 2-3 साल में भी कभी भी इन्वेस्ट किया, तो दे हैव मेड लॉट ऑफ मनी, राइट। सो कभी कभी ऐसा लगता है भी अभी भी शायद लाइफ चेंजिंग बन सकती है, यहाँ से भी 100 टाइम्स हो सकता है। आज की डेट में अगर आप 5% लगाते हैं, आपका नेटवर्थ लेट्स से टोटल तो $2 लाख का नेटवर्थ है जैसे, और 5% भी, उसमें 10,000 भी आप क्रिप्टो में लगाते हैं, इफ इट गोज टू 100 टाइम, सो इट कुड बी क्वाइट अ बिग, बट सेम टाइम इट कैन ऑल्सो बी जीरो। सो मेरे लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्रिप्टो इज़ जीरो और हीरो। अगर आप क्रिप्टो में अगर 10,000 लगा के आप 20,000 के लिए आ रहे हैं, डबल करने के लिए आ रही है, दिस इज़ नॉट वर्थ टेकिंग रिस्क। तो डबल तो आप FD में भी करा लेंगे 10 साल 15 साल में, राइट। सो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 20-30-50 गुना है, फिर ही आप रिस्क लाओ, और इतना ही पैसा रिस्क पे लगाओ जो आप लूज़ करने के लिए रेडी है। इसमें 2 नैरेटिव हैं क्रिप्टो में, मैं देखता हूँ। एक तो वो लोग हैं जो मानते हैं भी ये पूरा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, ये एक तरह का बबल कैटेगरी में ये पूरा रीसेट हो सकता है, क्योंकि डेट बेस्ड जो इकॉनमी है, जो बॉन्ड बेस्ड पे पूरा पैसा छपा हुआ है, तो ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा कहीं ना कहीं जाके। तो उस केस में नई एसेट क्लास, नई करेंसी बनेगी, जिसको क्रिप्टो डिजिटाइजेशन बेस पे हो जाएगा, राइट। तो अगर वो सिनेरियो हो जाता है, तो फिर तो क्रिप्टो की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वी डोंट नो। दूसरा, बंदे बोलते भी नहीं, ये उस लेवल पे तो नहीं जाएगा, लेकिन इट कैन बी अनदर एसेट क्लास क्रिप्टो की, एक पैरेलल ही चलती जाएगी, राइट। क्योंकि बिटकॉइन चल ही रहा है, जैसे गोल्ड सिल्वर एक अलग चल रही है, राइट। सिल्वर में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटी एक डिफरेंट एसेट क्लास है। इस तरह ये पैरेलली बिल्ट होते जाएगी, जो कि मुझे लगता है ज़्यादा लाइकली सिनेरियो है। स्विच तो गवर्नमेंट होने नहीं देगी ना, कंप्लीटली क्रिप्टो पे तो होने नहीं देगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। या बट हरमीत, कई बार ना फाइनेंशियल रीसेट चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े पैराडाइम शिफ्ट होती है। अगर आपने देखा हो, पहला कभी गोल्ड स्टैंडर्ड पे चीज़ें चलती थी, उससे पहले कॉइन बेस पे करते थे, उससे पहले बार्टर सिस्टम होता था, आपने कुछ दे दिया मुझे, कोई कमोडिटी दे दी, मैंने आपको कोई सर्विस दे दी, राइट। फिर उसके बाद कॉइन, चांदी के, सोने के सिक्के के साथ लोग ट्रेड कर रहे थे, फिर एक्चुअली पैसा बना, पैसा वॉज द मनी वॉज बैक्ड बाय द गोल्ड। तो बाद में इन्होंने मनी को बैक्ड बाय बॉन्ड कर दिया। बॉन्ड क्या है? पेपर, जस्ट ट्रस्ट है भाई, मैंने आपको बॉन्ड दिया, प्रॉमिस दिया, आपने मुझे पैसे दे दिए। तो अब वो अगर वो रीसेट हो जाता है, तो हो सकता है कुछ और कल बनाएं, उसमें हो सकता है क्रिप्टो का भी रोल हो। अभी क्रिप्टो को लोग इस तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो का जो कॉन्सेप्ट पूरा डिज़ाइंड है, इस बेस्ड ऑन 3 एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। एक तो डिसेंट्रलाइजेशन जो सबसे बड़ी चीज़ है, दूसरा ब्लॉकचेन, एंड तीसरा क्रिप्टोग्राफी। सो इन तीनों का स्मेल है, क्योंकि इसमें कोई बंदा कंट्रोल नहीं करता। अब जैसे ब्रिक बन रही है, जो रशिया, चाइना और सऊदी, इंडिया सब बना रहे हैं, तो उसमें वो एक
अल्टरनेटिव करेंसी देख रहे हैं डॉलर की वजह से, हो सकता है वो गोल्ड पे या बिटकॉइन पे सेटल हो जाएं, क्योंकि इनको कोई कंट्रोल नहीं करता एक बंदा, राइट। यूएस डॉलर को तो यूएस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सो यू नेवर नो, थिंग्स आर इवॉल्विंग। आज से जो आज देखोगे आप लोग, जो आज से 3 साल 5 साल पहले जो क्रिप्टो के लिए लोग बोलते भी ये बबल है, दिस एंड दैट, नाउ दे आर बाइंग, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बाय कर रही हैं, और कितने ETFs बन गए हैं आपको एक्सचेंजेस पे आप लॉन्च हो रहे हैं बिटकॉइन के, एथेरियम वगैरह के, राइट। सो एक्सेप्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है इस चीज़ की। एंड बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो पेंशन फंड्स हो, चाहे जहाँ इंश्योरेंस कंपनियाँ, बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इसमें आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बाइंग हो रही है बिहाइंड द सीन, राइट। एल सल्वाडोर तो कंट्री है जिसने अपने लीगल टेंडर ही कर दिया, अभी हमारा बिटकॉइन ही लीगल टेंडर है। सो बिटकॉइन तो हाँ स्ट्रॉन्ग है, बट एंड ऑफ द डे रिस्क तो है यार। हाँ कुछ हैं जैसे मीम कॉइन्स हैं, वो बस लॉन्च होते हैं, स्कैम होते हैं, वो हाँ, उसमें बंदे लूज कर जाते हैं। ये इसमें यही है, हर चीज़ में जब कोई नई चीज़ बनती है उसमें फिर स्कैमर आ जाते हैं, जब तक ये रेगुलेट नहीं होती, कंट्रोल नहीं होती। तो ये तो है। पहले जब नोट्स बने थे उसमें तो लोगों ने जाली नोट बहुत बनाए थे लोगों ने, राइट। हम वो चीज़ें भूल जाते हैं, राइट। तो ये तो है, ये आपको ड्यू डिलिजेंस करना इसमें मुश्किल है, एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। स्टॉक का आप मुझे बताओगे भी यार ये स्टॉक कैसा है, आई विल एनालिसिस भी फंडामेंटली कंपनी इतना पैसा बना रही है, ऐसी इनकी इनकम स्टेटमेंट है, ऐसी बैलेंस शीट है, सो इतने एसेट है इसके पास, लुक्स गुड ऑन बैलेंस शीट, राइट। बट क्रिप्टो के पास क्या है, मतलब कोई बिजनेस तो है नहीं, हम तो पता नहीं ये क्या बिजनेस कर रहे हैं, कितनी सेल्स हुई है कि कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली कर दो। एग्जैक्टली, कोई देख नहीं सकते भी इसमें कौन कितनी सेल हुई है, क्या रेवेन्यू आया, कितना नेट प्रॉफिट है। सो ये जस्ट बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई है सो फार। तो आप सजेस्ट करोगे कि डाइवर्सिफाई किया जाए रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में, गोल्ड में? आई वुड से हाँ, ये तो एक तो एलोकेशन हो गई आपकी एसेट क्लासेस में, जिसमें रियल एस्टेट एक बड़ा पार्ट आ गया। 50% तक, 50% से ज़्यादा आपकी नेटवर्थ की एक एसेट में नहीं होनी चाहिए पहले तो। उसके बाद थोड़ा सा 8 से 10% गोल्ड वगैरह रखो, बिकॉज वो हेज प्रोवाइड करता है, राइट, फाइनेंशियल रिस्क के अलावा। तो दूसरा पार्ट होता है फिक्स एसेट क्लास, जिसको हम बोल जाते हैं, जिसमें बॉन्ड्स आ जाते हैं, टी-बिल्स आ जाते हैं, एंड आपका GICs या FDs आ जाती हैं, राइट। सो दैट यू शुड हैव दैट मच मनी लिटिल बिट असाइड। तो वो आपको पावर देता है जब दूसरी फाइनेंशियल जो रिस्क एसेट होते हैं, जो रिस्क एसेट मतलब जो ऊपर नीचे जाते हैं प्राइस, राइट। फिक्स एसेट मतलब आपका रिटर्न भी आपको फिक्स रहती है, तो आपका प्रिंसिपल भी सेफ रहता है। सो पहले तो वो एलोकेशन होनी चाहिए। नॉर्मल जो फार्मूला यूज़ करते हैं लोग भी, आपकी 100 माइनस आपकी एज, अगर आप 40 साल के हैं तो वो कह रहे हैं 40% आप फिक्स एसेट क्लास में रखो, आप सेफ रहेगा, आपका प्रिंसिपल भी सेफ रहेगा, आपकी रिटर्न भी फिक्स रहेगी। 60% यू कैन प्ले इन अ रिस्क एसेट, जिसमें रियल एस्टेट आ गया, जिसमें गोल्ड भी आ गया, और फाइनेंशियल दूसरी मार्केट्स आ गई, स्टॉक मार्केट की। सो एक तो ये फार्मूला है। दूसरा आप एलोकेशन में हिसाब से, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मेटल्स में, जिसमें सिल्वर गोल्ड आ गया 8 से 10%, 50% तक आपकी रियल एस्टेट में हो जाए, तो 30-40% आपकी स्टॉक मार्केट में, बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट हो जाए तो अच्छी बात है। सो उसके बाद डिवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है विद इन द से स्टॉक मार्केट। ऐसा तो है नहीं भी आपने सारा टेस्ला में लगा दिया या एप्पल में, लोग यूजली ही करते हैं, टेक कंपनी में लगा लिया। उसमें भी 11 सेक्टर्स हैं मेरे हिसाब से जो हम एडवोकेट करते हैं भी, कम से कम आपकी एलोकेशन, उसमें डिवर्सिफिकेशन 8 सेक्टर में होनी चाहिए। अगर आप पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें तो 8 सेक्टर में आपका होना चाहिए कम से कम। और कम से कम आपके पोर्टफोलियो में अगर स्टॉक बेस्ड है तो 20 से लेकर 40 स्टॉक्स होने चाहिए पोर्टफोलियो में। हर स्टॉक में 5% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 5,000 से ज़्यादा एक स्टॉक में मत लगाएं, सीधी सी बात है, राइट। अगर एक स्टॉक लेसे बैंकरप्ट भी हो गई उसमें से, तभी आपको 5% लॉस नहीं होगा। अमूमन क्या होता है, 5-10 स्टॉक ऐसे होंगे जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, तो 2-4 स्टॉक ऐसे होंगे जो कहीं नहीं जाएंगी, और 1-2 कंपनी ऐसी भी हो सकती है जो बस्ट हो सकती है, राइट। सो ओवरऑल आपका सही बैलेंस रहता है। बहुत मतलब आपको नॉलेज है, आपने खुद से स्टॉक्स की पूरी नॉलेज गेन करी है? मैंने यहाँ पे कैनेडियन सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन से मैं सर्टिफाइड हूँ एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, सो आई हैव लाइसेंस एक्चुअली। सो ये, और मैं खुद से बहुत ज़्यादा, मैं पैसे इंटरेस्ट है ना आपका? इंटरेस्ट बहुत है, पैसा लूज भी किया है, ट्रेड भी किया है, इन्वेस्ट भी किया है। बना रहे हो ना?
जी। अब वही है ना, फिर इसी से था मुझे कोई थोड़ा सा पंजाबी में खासकर हमारा चैनल नहीं है, तो मैंने इसलिए हम ना देसी इकोनॉमिस्ट करके अपना प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया यहाँ पे, तो लोगों को। जिसमें आप ये सब गाइड करते हो। जी। तो अभी जैसे थोड़ा सा बोल रहे हैं रिसेशन है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, और बोला जाता है कि जैसे क्रैश होगा, जब क्रैश होगा, एक्चुअल अभी हुआ नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा अभी क्रैश हुआ है, ठीक है, थोड़े से प्राइसेस डाउन हुए हैं बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड ऑल, तो बोलते हैं कि जब वो क्रैश हो ना तब स्टॉक्स खरीदो, जैसे 2008 में हुआ था, तब घर खरीदो, पता किसी को नहीं चलता कब होना है, राइट? तब तो पैसे अभी नहीं होते वेट लोगों के करें, पास। अभी वेट करें वो अभी बचा के रखें, या फिर धीरे धीरे करते रहें इन्वेस्ट? आई वुड से एक तो होता है ना, बोलते हैं कैश इज़ किंग समटाइम लोग बोलते हैं कैश इज़ ट्रैश, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। इस टाइम मुझे लगता है भी कैश इज़ स्टिल किंग, अगर आप थोड़ा सा मैनेज करते हैं और आप एक उससे सस्टेनेबल ROI जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो GIC से ही हो, 5-6% है, आपका पैसा एटलीस्ट सेफ है, एक सस्टेनेबल आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आप स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करें। अगर आपने $1,00,000 इन्वेस्ट करना है तो आप 15,000, 10,000, जब 20,000 आप इन्वेस्ट करें। अभी जब मार्केट अगर 10-20% और गिरती है तो थोड़ा और डालें, आप जो फिक्स एसेट से निकाल के आप इधर लगाएं। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पे रहेगी, या फिर नीचे जाएगी। मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका जो 20,000 मार्केट में लगाओ तो वो उसके आपको रिटर्न मिलेगी, प्लस जो आपका फिक्स एसेट से रिटर्न आ रही हो आ ही रही है। अगर मार्केट साइडवेज हो गई, कहीं नहीं जा रही, तो फिर भी आप जो फिक्स एसेट से वहाँ से आपको रिटर्न आ रही है। अगर मार्केट नीचे जाती है देन यू शुड बी हैप्पी, बिकॉज आप फिक्स एसेट से निकाल के लोअर लेवल पे स्टॉक्स जहाँ जो भी आपने चीज़ खरीदनी है वो खरीद सकते हैं। सो ये बेसिक सी चीज़ है, वो आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पेशेंस होना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं ना, तो मार्केट एक्चुअली पैसा जो एक्टिव लोगों से पेशेंस लोगों के पास आता है। हाँ, वो अगर वो 100 बिलियन प्लस लेके अपने पोर्टफोलियो में कैश पे बैठ सकते हैं, जो इतने बड़े इन्वेस्टर है, तो हमारे पास अब $1-2 लाख होता है तो उससे ही होता भी जल्दी बस जल्दी। कमा ले डबल के चक्कर में वो लूज कर जाते हैं सारा। एग्जैक्टली। और आपने रॉबर्ट कियोसाकी की एग्जांपल दी, रिच डैड पुअर डैड, और हमारे लोग अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कहेंगे उनको बहुत सुनते हैं। ही इज़ ओके, ही इज़ मेड सम मनी इन रियल एस्टेट एंड एवरीथिंग एंड डेट से, लेकिन डेट काम करता है बट डिपेंड ऑन किस रेट पे, किस लेवल पे आप डेट लेते हो, राइट? अगर आपने 3 लाख के घर पे डेट लेके 2% इंटरेस्ट रेट, 3% पे इंटरेस्ट रेट पे लेके आपने किया है तो देन मेक सेंस मे बी, जब आप अफोर्डेबिलिटी रेशो वगैरह सही थी। लेकिन आप उसी एसेट को आप 1 मिलियन पे आप डेट ले रहे हैं 8% पे, इट इज़ हेवर। आई डोंट नो कैसे आप उसको जस्टिफाई उन्होंने करेंगे। करा नहीं होगा ना कैनेडियन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट, तो यूएस में कहीं और वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इररिलेवेंट हैं आज की डेट में, बिकॉज उनकी जो रिच डैड पुअर बुक थी वो 90s में आई थी यार, तो हमने भी पढ़ी है, तो काफ़ी चीज़ें तब मेक सेंस करती थी। अब वो प्ले आउट हो चुका है सिनेरियो, डन एंड डस्टेड स्टोरी है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। सो आज की डेट में आई वुड से, और काफ़ी लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कहीं और बना ही नहीं दुनिया में। कोई भी हिस्ट्री आप लैंड की वैल्यू इंडिया से आप कंपेयर करके देख लो, निफ्टी की वैल्यू से, राइट? सो द रीज़न इज़ बिकॉज व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट यू इन्वेस्ट इन बिजनेस, एंड बिजनेस क्रिएट्स प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि वो लोगों को हायर करते हैं, राइट? बिकॉज जब पैसा जाएगा बिजनेसेस में तो उनके पास उनकी वर्थ बढ़ेगी, तो वो और जॉब्स क्रिएट करेंगे और एक्सपेंशन करेंगे। जब आप एसेट करते हैं बाय, सो एसेट कैन ओनली बी प्रॉस्पर फॉर 1% फॉर यू, राइट? सो इससे ज़्यादा कोई एम्प्लॉयमेंट उतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं होती कंपेयर टू बिजनेसेस। सो सोशली भी अच्छी चीज़ है वो जी। सो आपको पता है किसको कांटेक्ट करना, ट्रेडिंग सीखनी है तो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में बेसिकली, नॉट ट्रेडिंग बट प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टमेंट। हाँ, वैसे भी आप हमारे चैनल देख सकते हैं, हम मॉर्निंग लाइव रहते हैं, सो इट्स नॉट अबाउट, आप फ्री रिसोर्सेज भी बहुत पड़े हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ यार, जब आप पैसा लेके आते हैं स्टॉक मार्केट में, पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करो, सीखो, लर्न करो। प्रॉब्ली यू डोंट हैव टू पे, आजकल फ्री रिसोर्सेज भी बहुत हैं, राइट? सो आप पहले तो अपने आप पे इन्वेस्ट करो, फिर जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, नहीं तो स्टॉक मार्केट अपनी फीस ले लेती है, वो आपको लॉस में करवा के ले लेगी। बिना नॉलेज के तो लॉस ही होता है। जी, एग्जैक्टली। क्रिप्टो में बहुत करवाया मैंने बट अब जो आ रहे हैं लोग, जी, ठीक है, हम नहीं कह रहे कि लोग ना आए, डिफिकल्ट हो गया पहले से ज़्यादा, स्ट्रांग हो के आए कि पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब कनाडा में, जी। आए बट और मेंटली प्रिपेयर होके आए, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं या जो न्यू कमर्स हैं,
फाइनेंशियली क्या उनको एडवाइस देना चाहोगे, जिनको घर भी लेना है, इन्वेस्ट भी करना है, पैसा भी बनाना है, तो उनको क्या आप 2 बेस्ट टिप दोगे? मैं तो ये कहूँगा पहले आप देखें भी बेस्ट क्या कर सकते हैं, अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी ROI कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। घर इज़ नॉट अल्टीमेट थिंग, आई नो एवरीबडी लाइक्स इट, बिकॉज ये चर्चा में भी रही है चीज़, लोगों ने पैसे बनाए, ये चीज़ भी अट्रैक्ट करती है। अब छोटी कंट्री में लोग क्यों नहीं बात करते इतना, जब छोटी कंट्री मतलब इवन डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अप्रिशिएशन नहीं आई, जिस चीज़ की अप्रिशिएशन होती है ना उसी को ज़्यादा लाइमलाइट होती है। अगर जैसे एक अपने जैसे घर, क्रिप्टो हुआ था 2 साल पहले, जी, कितने डबल ट्रिपल हो रहे थे, डॉज कॉइन पे लोगों ने पैसे बनाए, तो तब वो न्यूज़ में आ गया था। यूट्यूब पे रोज़ 15-20 वीडियो आती थी, राइट, रोज़ की क्रिप्टो पे। अब कोई बात नहीं करता रहे, जो 70,000 पे था बिटकॉइन, राइट, 60,000 के ऊपर था। सो ये चीज़ होती है, जब कोई चीज़ लाइमलाइट में होती है लोग उसमें हो जाता है, दैट इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू बाय एनीथिंग। तो बेस्ट टाइम टू बाय कोई भी एसेट इन्वेस्टिंग जब करनी है, फोमो में आके कभी नहीं करनी चाहिए। अपना टाइम लीजिए, देखें परखें जो चीज़ होती है। दूसरी बात है, जब इस कंट्री में आते हैं, आई थिंक यू कम फॉर, जो मेरा प्रोस्पेक्टिव है, हम बेटर लिविंग के लिए आते हैं, ठीक है ना, एसेट बनाते हैं विद द टाइम इज़ फाइन। हमारे, मुझे लगता है ना, हमारे इसमें इनसिक्योरिटीज़ नहीं जाती, क्योंकि इंडिया में हमें पता है चलो सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है, गवर्नमेंट से भी हमें इतनी सपोर्ट नहीं बनती, पेरेंट्स को रहता था हमारे बच्चों के लिए हम ये बनाएं वो बनाएं। हमारा यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर हम अच्छी कंट्री में ऑलरेडी आ गए हैं, प्लेटफॉर्म है, बच्चे भी कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे, आप बस ठीक है, रीजनेबल आप रखो, अपने आप को स्ट्रेस मत करो, क्योंकि विद द स्ट्रेस यू लूज़ योर हेल्थ। बहुत सारे अभी अटैक्स की, सुसाइड की, ऐसी सारी चीज़ें आ रही है। डोंट पुश योर सेल्फ टू दैट एज। एक्चुअली अपना वर्क हार्ड करो, इन्जॉय भी करो, साथ में बैलेंस लाइफ करो, तो अपने आप चीज़ें हो जाएगी। साइकिल चेंज होते हैं, मैं फिर बिलीव करता हूँ, जो भी मर्जी करे लोग कहें भी 15 साल 20 साल से प्रॉपर्टी नीचे नहीं गई, बट एवरीथिंग कम्स इन साइकिल, रीसेट होता ही है। पुराने लोग बाहर निकलते हैं, नए लोगों को फिर ही मौका मिलता है। ऐसे अगर तो नहीं तो फिर पूरी ज़िंदगी में जो यंगस्टर्स, वो तो अपनी लाइफ स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर ऐसे ही $1 मिलियन का घर 2 मिलियन का होता रहेगा 5 साल में, दिस इज़ नॉट गोना सस्टेन। So wait for your turn, I would say patiently, everything will be in right place. राइट, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी एडवाइस है, क्योंकि अगर घर लेते रहेंगे और उससे स्ट्रेस हो गया तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ से होएगी, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, दिस एंड दैट। Absolutely. सो फोकस शुड बी ऑन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ। या और अपॉर्चुनिटी के नए यंगस्टर आ रहे हैं, मैं तो कहूँगा जॉब भी इज़ गुड थिंग, बहुत चीज़ें आप लर्न करते हैं, साथ में आप साइड हसल देखें कि कहाँ पे क्या कर सकते हैं। दीज आर कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़, तो यहाँ पे साइड हसल करके भी आप अच्छा कर सकते हो। और एक स्टेज कई बार ऐसे भी आ जाती है भी आपकी साइड हसल आपका प्राइमरी वो रिसोर्स बन जाता है, राइट। बिजनेस ही सेटअप कर सकते या बिजनेस करने के लिए ये कंट्री काफ़ी अच्छी है, तो थोड़ा सा ऐसा लॉन्ग कोई प्लान रखें, सो और काम भी उस हिसाब से करें आप, तो बेटर है। माइंडसेट चेंज करें। जी, थैंक यू सो मच, आई एम श्योर बहुत हेल्प शुक्रिया होगी जी। सबको, एंड मे बी नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। एंड चैनल्स आप लिंक में मैं नीचे ज़रूर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक करो। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी मिक्स होता है, एंड दे गो लाइव एज वेल एवरी डे। सो आप लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इनफैक्ट कॉल भी कर सकते हैं। कॉल भी कर सकते हैं जी, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा यार मिल के आपको। चीयर्स।